नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उस क्लास से रिलेटेड जो भी हमारे पास में डाउट होते हैं उन सबको हम क्लियर करते हैं। साथ के साथ जो है वो चर्चा करते हैं कि इन फ्यूचर में उस टॉपिक से जो है वो कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। चाहे वो हमारे पास में डायरेक्ट क्वेश्चन हो, चाहे वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो, चाहे वो अप्लाइड क्वेश्चन हो, चाहे एमसीक्यू बेस का हो, चाहे प्रैक्टिकल बेस हो, कोई भी क्वेश्चन जो है वो हमारे पास में इस टॉपिक को पढ़ने के बाद जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। इस पर्टिकुलर टॉपिक से तो जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। तो उसी कड़ी में आज हमारे पास में 319 नंबर की क्लास आएगी, दैट इज कॉल्ड एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको हम आज की क्लास के अंदर जो है वो डिस्कशन में लेंगे। तो जिन बच्चों ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है या जो प्रीवियस ईयर के पेपर देखते हैं, तो दोस्तों आपको पता होगा कि इस टॉपिक से जो है वो किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। यानी कि शायद ही कोई ऐसी एग्जाम हो जिसके अंदर एमटीपी से क्वेश्चन नहीं आता हो। और ये टॉपिक कहने का जो है वो बिल्कुल छोटा है, लेकिन इसमें क्वेश्चन बहुत बहुत आते हैं। इसमें चेंजेस भी जो है वो बहुत होते हैं, तो इसके कारण जो है ये हमेशा क्वेश्चन जो है वो ट्रेंडिंग में रहता है। तो आज इसको जो है वो हम कंप्लीट पढ़ेंगे और जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे जो है वो हम इस क्लास के तहत जो है वो कंप्लीट करेंगे। और ये जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है, दैट इज कॉल्ड एमटीपी, ये हमने किया है जो हमारे पास में 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो लिस्ट है, ऑलमोस्ट सबके पास में वो लिस्ट होगी। अगर किसी के पास में नहीं है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज करके वो लिस्ट प्राप्त कर सकते हैं, बाकी सबके पास में होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो हो मैं डेली कम से कम 20-30 लोगों को भेजता हूँ। अब तक पूरे साल में मैंने कम से कम 20,000 लोगों को वो लिस्ट जो है वो भेज दी होगी। तो आपके पास में भी होगी, अगर नहीं है तो आप सिंपली एक टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आपको वो लिस्ट जो है वो मिल जाएगी। तो 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट से जो है वो हमने ये टॉपिक सेलेक्ट किया है और इस टॉपिक को जो हम आज की क्लास के अंदर जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस टॉपिक से रिगार्डिंग जो है वो एग्जाम में किस तरीके के जो है वो क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो है ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से क्यों इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम ले लेते हैं। तो एक तो क्या होगा है कि ये जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जो है वो एमटीपी है, एमटीपी बोल दो या फिर सही चीज आ जाएगी इसकी एमटीपी एक्ट, क्योंकि ये जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है इसके तहत फिर जो है वो एक एक्ट बनाया गया था। तो शुरुआत में क्या था कि जैसे मान लीजिए किसी को अबॉर्शन करवाना है किसी भी कारणवश, कि जिसकी वजह से उस बच्चे को या बच्चे की माँ को जो है वो खतरा होता है, या कई बार जो है वो अबॉर्शन हो जाता है लेकिन वो पूरा कंप्लीट नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों को, इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक एक्ट बनाया गया था जिसको हम एमटीपी एक्ट के नाम से जानते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के नाम से जो है वो जानते हैं। ये सबसे पहले जो है वो 1971 में जो है वो बनाया गया था। देन इसको जो है वो 1972 के अंदर जो है वो अप्लाई कर दिया था। हालांकि इसको नाम से जो है वो हम आज भी एमटीपी एक्ट 1971 के नाम से ही जो है वो जानते हैं। तो इसके अंदर कुछ कुछ जो है वो चीज़ें बताई गई थी कि देखो, इतने वीक से पहले, जैसे पहले ही बताया गया था कि 20 वीक से पहले अगर कोई भी बच्चा है तो फिर जो है वो 2 मेडिकल ऑफिसर इस तरीके से जो है वो करके एमटीपी एक्ट करवा सकते हैं, ये सब चीज़ें जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो हो चेंजेज आए। चेंजेज कैसे आए, जैसे मैं आपको थोड़ा सा जो है वो स्टोरी के माध्यम से बताता हूँ ताकि वो सारी चीज़ें जो है वो चले। जैसे पहले एमटीपी एक्ट ये था कि 20 वीक्स का जो बच्चा होगा जिसकी गेस्टेशनल एज जो है हमारे पास में 20 वीक होगी, उसमें आपने 2 मेडिकल ऑफिसर जो है वो उसके तहत उसका अबॉर्शन कर सकते हैं। अब बात ये आई है कि एक तो बच्चा 20 वीक का ही है, और प्लस दूसरी चीज है कि गांव के अंदर 2-2 मेडिकल प्रैक्टिशनर मिलना जो हो बड़ा मुश्किल है। इवन एक मेडिकल प्रैक्टिशनर मिलना भी जो है वो गाँव के अंदर कितना मुश्किल होता है। तो फिर उसके कारण जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस होने लग गई। फिर डॉक्टर्स का भी ये था कि 20 वीक का जो बच्चा होता है या 20 वीक की जो डिलीवरी होती है उसको एक मेडिकल पर्सन भी जो है वो आराम से असिस्ट कर सकता है या उसको आराम से जो है वो निकाल सकता है। प्लस दूसरी चीज, आगे जो प्रॉब्लम्स आने लग गई, ठीक है, 21 पे 22 पे, तो इसको फिर धीरे धीरे जैसे हमारे पास में टेक्नोलॉजी बढ़ी तो इसको ज़्यादा इंक्रीज किया गया। अभी जैसे हम पढ़ेंगे कि इसमें फिर चेंजेज आए, 2002 के अंदर भी चेंजेज आए, देन उसके बाद 21 के अंदर मेजर चेंजेज आए, वो सारे चेंजेज हम पढ़ेंगे। तभी तो ये क्लास हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। न्यू ट्रेंडिंग टॉपिक में एमटीपी इसलिए आ जाता है क्योंकि इसमें जो जो चेंजेज होते हैं, जो जो अमेंडमेंट होते हैं, वो सारे के सारे एग्जाम के अंदर जो है वो पूछे जाते हैं। जैसे अभी हम जो प्रेजेंट टाइम में आज की क्लास के अंदर पढ़ेंगे वो 21 वाला पढ़ेंगे,
MTP 21 वाला कि 21 में क्या क्या चेंजेज हुई। जो पहले 20 वीक था वो अब 24 वीक हो चुका है। अब 24 वीक हो चुका है, लेकिन उसमें भी जो है वो किस तरीके से, तो 20 वीक तक जो है वो एक मेडिकल ऑफिसर जो है वो उसको कंडक्ट करके जो है वो अबॉर्शन करवा देगा, लेकिन 20 से लेके 24 वीक तक का हो जाएगा तो फिर उसमें कौन करेगा, तो उसमें फिर जो है वो 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो चाहिएंगे। देन इसको जो है वो 20 वीक तक जो है वो किसको इंक्लूड किया गया एंड 20 टू 24 वाले को किसको इंक्लूड किया गया, तो उसमें कौन कौन सी चीजें चेंजेज आई। तो उसमें चेंजेज आई एक तो कि जो भी हमारे पास में जो है वो जैसे प्रेगनेंसी ऐसी हो जाए कि वो रेप की वजह से हो, ठीक है, तो उसको फिर 20 वीक तक एक्सटेंड कर दिया गया। या फिर जो है वो ऐसा हो जाएगी कि भाई जिसकी वजह से जो है वो हमारे पास में बच्चे के अंदर कोई भी कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि जब लेवल 2 यूएसजी करवाते हैं तो वो बेसिकली जो है वो 20, 21 या 22 वीक के समथिंग करवाते हैं, तो तभी कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी का जो है वो पता चलता है। तो फिर अगर कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी है बच्चे के अंदर या ऐसी प्रेगनेंसी है जिसके वो समाज में जो है वो हम दिखा नहीं सकते जैसे रेप की वजह से, तो उसके लिए हम 24 वीक जो है वो उसको लागू कर दिया गया। देन उसके बाद 24 से भी ज्यादा हो तो क्या हो जाए भाई, ऐसी कंडीशन आ सकती है। अब 24 से ज्यादा का आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 24 से आएगा मतलब ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से बच्चे के बचने की संभावना किसी भी तरीके से नहीं है, बच्चे या फिर उस डिलीवरी से बच्चे की माँ को भी जो है वो खतरा है, तो फिर 24 वीक के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके लिए फिर मेडिकल बोर्ड गठित किया जाता है। मेडिकल बोर्ड में बहुत सारी चीजें जो है वो इंक्लूडेड होती है, जिसको हम वन बाय वन करके जो है वो पढ़ेंगे। तो ये जो जो चीजें चेंजेज आई वो सारी की सारी जो है वो एग्जाम में पूछते हैं, और इसके कारण जो है वो ये हमारे पास में टॉपिक जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसलिए क्वेश्चन आंसर की बात करता हूं तो यहाँ पे हमारे पास में एग्जाम में जो क्वेश्चन आंसर आते हैं वो इसमें हमेशा जो है वो स्ट्रेट क्वेश्चन आते हैं, लेकिन स्ट्रेट जो है वो उसका आंसर भी चाहिए होता है कि कौन सी कंडीशन में कितने वीक तक हम एमटीपी कर सकते हैं। 71 वाले में जो है वो क्या अमेंडमेंट था, 2002 में जो है वो क्या क्या चेंजेज हुआ, देन 2021 में कौन कौन सी चीजें चेंजेज हुई, कितने से कितने वीक के बच्चे के लिए कितने मेडिकल ऑफिसर चाहिए होते हैं, कौन सी कंडीशन में 20 टू 24 वीक को एक्सटेंड किया गया है, मेडिकल बोर्ड कब गठित किया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो आते हैं और इन सबको हम वन बाय वन करके जो है वो पढ़ेंगे। और आपके पास में जितने भी डाउट हैं, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि एमटीपी एक्ट जो है वो छोटा है, ठीक है 20 साल से छोटा बच्चा है अबॉर्शन करवाना चाहते हैं जाओ करवा के आ जाओ, नहीं, उसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। फिर उसके मेडिकल मैनेजमेंट कितने ईयर तक के या कितने जो है वो मंथ तक का या कितने वीक तक का जो है बच्चा है तो उसमें कौन सी मेडिकेशन जो है या किस मेथड के माध्यम से हम कर सकते हैं, और ये किन किन चीजों के लिए जो है वो लागू होता है। क्योंकि पहले के टाइम पे जैसे हमारे पास में एक और एग्जांपल बताता हूँ कि एमटीपी एक्ट सिर्फ और सिर्फ जो है वो शादीशुदा लोगों के लिए ही होता था। अगर कोई कंवारी लड़की है अगर वो एमटीपी करवाना चाहे तो उसके लिए कोई भी जो है वो प्रावधान नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जो हो चेंजेज हुए कि हमारा देश जो है वो अब इतना मेच्योर या डेवलप्ड हो चुका है, उसमें ये सारी चीजें हैं, तो कंवारी लड़कियों के लिए भी फिर जो है वो एमटीपी एक्ट जो है वो लागू किया गया। मतलब उसमें जो है वो फिर फीमेल का कंसेंट लिया जाता है, भले ही चाहे वो मैरिड हो चाहे वो अनमेरिड हो। तो ये कुछ कुछ चीजें चेंजेज की गई है, क्योंकि आगे जो है वो समय की नज़ाकत को देखते हुए या जिस तरीके से जो है वो देश चल रहा है आगे, तो उसके लिए उसमें जो है वो चेंजेस किए गए, उन सबको हम लेंगे। इसलिए ध्यान से और अच्छे तरीके से जो है वो इस टॉपिक को समझना, इसको छोटा जो है वो टॉपिक समझ के इसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आते हैं, तो ऐसे भूल ना करें। तो ध्यान से पढ़िए, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं दोस्तों इसके डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन क्या होती है एमटीपी की, तो नाम से ही पता चला, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब हो गया कि कोई भी लेडी जो है वो हमारे पास में प्रेग्नेंट है, अब मेडिकली जो है वो उस प्रेगनेंसी को हमें टर्मिनेट करना है, मतलब जो बच्चा अंदर है उसको हम जो है वो अलग करना चाहते हैं, तो उसको हम कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब वो किसी भी तरीके से हो, ठीक है, चाहे हम मेडिकल मेथड यूज करके करें चाहे सर्जिकल यूज करके करें, लेकिन वो होना चाहिए हमारे पास में लॉ के अकॉर्डिंग, मतलब जो कानून कहता है उसके अकॉर्डिंग। देन ये जो हमारे पास में पहले था एमटीपी एक्ट, जो पहले जो है वो हमारे पास में 20 वीक था। अभी जो मैं जितने भी हर डेफिनेशन के अंदर सारी चीजें पढ़ेंगे वो 21 वाला जो है वो एक्ट पढ़ेंगे। हाँ, मैं बता जरूर दूंगा कि पहले क्या था। क्लियर है? तो पहले जो है वो हम इसको देख लेते हैं डेफिनेशन को, देन उसके बाद वन बाय वन करके आगे बढ़ेंगे, और जहां जहां पे जो जो चीजें चेंजेस थी वो सारी की सारी जो है मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन हो गया हमारे पास में, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी दैट इज एमटीपी
रेफर्स द इंटरनेशनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द fetus become viable, means capable of lying outside the wombs using medical and surgical method under lawful and safe condition। यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी जो है वो क्या होती है, एमटीपी होता है कि ये जो है वो हमारे पास में इंटरनेशनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है। इंटरनेशनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मतलब ये चीजें हर जगह लागू होती है। ऐसा नहीं है कि ये एक्ट राजस्थान में कुछ और कहता है, छत्तीसगढ़ में कुछ और कहेगा, तमिलनाडु में कुछ और कहेगा, नहीं, ये इंटरनेशनली है, नेशनली प्लस इंटरनेशनली। इंडिया में भी वही चीज लागू होगी जो बाहर भी लागू होगी। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो हमारे पास में एक इंटरनेशनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, जिसके अंदर क्या होता है, द फीटस बिकम वायबल, become of life outside the womb using medical and surgical methods use lawful and safe condition। यानी कि इसके अंदर हम क्या करते हैं कि मेडिकल या सर्जिकल जो है वो कंडीशन या सर्जिकल मेथड जो है वो यूज करके उसको जो है वो निकालते हैं, जब तक कि वो वायबल ना हो। वायबल इन द सेंस कि भाई बच्चा जो है वो एक तरीके से परिपक्व ना हो, उससे पहले हम मेडिकल मेथड से या सर्जिकल मेथड से जो है वो उसको बाहर निकालते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एमटीपी कहते हैं। और ये जो हमारे पास में जो लिविंग की जो डेफिनेशन दी गई थी वो पहले थी हमारे पास में 20 वीक, अब इसको बढ़ा के जो है वो 24 वीक कर दिया गया। अब ये 20 to 24 वीक क्यों किया, कैसे किया, वो सब चीजें हम लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एमटीपी एक्ट pregnancy can be terminated up to 24 week under specified condition by a registered medical practitioner in a approved medical facility। यानी कि अकॉर्डिंग टू एमटीपी एक्ट, एमटीपी एक्ट के अकॉर्डिंग प्रेगनेंसी जो है वो टर्मिनेट कब तक की जा सकती है, अप टू 24 वीक। 24 वीक से पहले पहले जो है वो प्रेगनेंसी को हटाया जा सकता है। अब 24 वीक का मतलब हो गया हमारे पास में लगभग 6 मंथ, ठीक है, यानी कि लगभग 6 मंथ की अगर हम बात करें, एक मंथ के अंदर जो है वो 4 वीक होते हैं, तो इस तरीके से हमारे पास में लगभग 6 महीने से पहले पहले जो है हम उसको टर्मिनेट करते हैं। और टर्मिनेट भी कैसे, ऐसे ही नहीं, उसके लिए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि झोले छाप के पास में गए और वहां से उस चीज को किया, एंड अप्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटी, और उसमें जो है वो प्रॉपर अप्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारे पास में डेफिनेशन। अब बात करते हैं कि लीगल बैकग्राउंड जो है वो क्या कहता है एमटीपी के बारे में, कि एमटीपी एक्ट जो है वो इंडिया के अंदर कब आया, कैसे आया, कब लागू किया, उसके बारे में। तो द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट दैट इज कॉल्ड 1971, यानी कि जो हम बार बार जिक्र करें एमटीपी, तो एमटीपी की एक तरीके से जो है वो फुल फॉर्म हो जाएगी एमटीपी एक्ट। और एमटीपी एक्ट कब लागू किया, 1971। आज भी जो चल रहा है वो एमटीपी एक्ट 1971 ही चल रहा है। हाँ, उसमें जो जो चीजों का चेंजेस आया, ठीक है, वो सारे के सारी जो है वो इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 1971, इसके अंदर क्या था, इनहेंस टू रिड्यूस अनसेफ अबॉर्शन एंड मैटरनल मोर्टेलिटी। यानी कि इसके अंदर हमारे पास में क्या था कि जो अनसेफ अबॉर्शन होते थे उसको थोड़ा सा रिड्यूस करना था। अनसेफ अबॉर्शन मतलब कुछ भी किट खा लिया देन उसके बाद अबॉर्शन हो गया, वो सारी चीजें। एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट थी, उसको जो है वो हमें रिड्यूस करना था। तो ये जो है वो हमारे पास में एमटीपी एक्ट को जो है वो लाने के लिए या इसको जो है वो लागू करने के लिए पर्पज क्या था कि जो भी हमारे पास में अनसेफ अबॉर्शन थे उसको रिड्यूस करना है। क्योंकि पहले के टाइम पे जैसे था कि कुछ भी खा लेते थे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि जो गाजर के बीज होते हैं वो पीस के जो है वो खा लेते थे, उसकी वजह से भी अबॉर्शन हो जाता था। तो बहुत सारे मेथड जो है वो यूज में लेते थे। उसकी वजह से क्या था, उसकी वजह से एक तो ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे और मैटरनिटी मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा होती थी। क्योंकि कई बार क्या होता है, सबका शरीर एक जैसा नहीं होता, कुछ भी जो है वो खाया देन उसकी वजह से जो है वो अबॉर्शन हो गया। अब अबॉर्शन हो गया है तो उसकी वजह से सीधा अबॉर्शन होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिंपली जो है वो हमारे पास में बच्चा निकलेगा, उसके साथ साथ जो है वो हमारे पास में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, ब्लीडिंग होगी, वो सारी चीजें। तो देन उसके बाद में ब्लीडिंग होगी तो क्लाइंट ऑब्वियसली जो है वो हमारे पास में शॉक की कंडीशन में जा सकता है। तो इसको लागू करने का या इसको जो है वो यूज में लेने का पर्पज था कि हमारे पास में जो अनसेफ अबॉर्शन थे उसको रिड्यूस करना है। और मैटरनल मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर, यानी कि जो हमारे पास में माताएं जो मरती थी उसको जो है वो कम करना था। एंड कम टू इनटू इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल 1972, और ये जो है वो
बनाया कब था दोस्तों? 1971 में बनाया था। ध्यान रखना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो है वो 1971 में बनाया था, और इसको लागू या कब जो है वो हमारे पास में इफेक्ट में आया था, ये 1 अप्रैल 1972 के अंदर आया था। लेकिन जाना जाता है अभी भी हमारे पास में 1971 में। क्लियर है? देन उसके बाद आता है हमारे पास में कि क्या क्या चीजों के जो है वो अमेंडमेंट हुए। जैसा कि मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि बेसिकली जो है वो हमारे पास में जो एमटीपी एक्ट था 1971 वाला, उसके अंदर जो है वो लागू कर दिया था हमारे पास में 1 अप्रैल 1972 से, और वो लागू ही था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें चेंजेज आई, तो उसमें हमारे पास में एक अमेंडमेंट जो है वो हमारे पास में 2002 के अंदर आया, और मेजर जो अमेंडमेंट आया वो हमारे पास में 2021 के अंदर आया। तो कौन कौन से है उनको भी हम पढ़ेंगे, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला अमेंडमेंट जो है वो 2002 के अंदर आता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि एमटीपी एक्ट के अंदर जो है वो कितने अमेंडमेंट आ चुके हैं या क्या क्या चीजें आई हैं। तो इसमें हमारे पास में 2002 के अंदर हमारे पास में आया था सिंप्लीफाइड अप्रूवल प्रोसीजर्स एंड एक्सपेंडेड फैसिलिटी। पहले जो था कि एमटीपी जो है वो इतना आसान नहीं था, उसके लिए जो है वो बहुत सारी चीजों को लिए जो है वो करना था। यानी कि अगर हम बात करते हैं 2002 अमेंडमेंट की, तो उसमें हमारे पास में पहले जो था, पहले बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज करना पड़ता था, ये वो सब चीजें। अब उनको जो है वो हमारे पास में थोड़ा सा इजी कर दिया गया, और जो फैसिलिटी थी उसको जो है वो एक्सपेंड कर दिया गया। देन उसके बाद में हमारे पास में 2022, उसके अंदर मेजर चेंजेस आए। उसके अंदर हमारे पास में क्या गया, एक्सटेंड अपर गेस्टेशनल लिमिट एंड मेड प्रोविजन मोर इंक्लूसिव। यानी कि इसके अंदर हमारे पास में क्या क्या किया गया है दोस्तों, कि जो गेस्टेशनल लिमिट थी पहले कितनी थी हमारे पास में, पहले थी जो हमारे पास में 20 वीक। अब इसको जो है वो 20 वीक को जो है वो कितना किया गया, 24 वीक का किया गया। और वो क्यों किया गया वो भी मैं आपको जो है वो आगे बताऊंगा। देन उसके बाद में जो हमारे पास में प्रोविजन थे वो बहुत सारे, जैसे कि किस तरीके से मेडिकल बोर्ड में क्या क्या चीजें इंक्लूड करना, वो सारी चीजें जो है वो हमारे पास में मेजर चीजें चेंजेस की गई। तो वैसे मेजर जो हमारे पास में चीजें आई है या मेजर जो हमारे पास में चेंजेस हुए हैं वो हमारे पास में 2021 के अंदर हुए हैं। क्लियर? देन उसके बाद आता है कि 1971 से और 2001 में जो है वो क्या क्या चीजें चेंजेस आई, इसको हम ले लेते हैं। तो पहले हमारे पास में टर्मिनेशन ड्यू टू कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर, यानी कि जब पहले टर्मिनेशन करवाया जाता था उसके लिए जो है वो ये किया गया था कि सिर्फ और सिर्फ जो हो मैरिड पर्सन होना चाहिए। और वो कब करवा सकता है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जब वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो भी ले रही है। जैसे मान लीजिए उसने जो है वो कोई भी किट लिया या आईयूडी लिया, कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, आपको पता है बहुत सारे जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आते हैं, तो उसमें उस कपल की कोई गलती नहीं है। जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड था उसकी प्रॉब्लम्स या उसके जो है वो डिफेक्ट की वजह से वो लेडी जो है वो प्रेग्नेंट हुई। अब वो लेडीज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वाले जो है वो उसकी वजह से प्रेग्नेंट हुई है, तो उसके लिए फिर वो लागू कर दिया था कि आप जो हो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवा सकते थे। और बट इसमें सबसे बड़ी चीज थी ओनली फॉर एप्लीकेबल मैरिड वुमेन, सिर्फ मैरिड वुमेन पे जो है वो एप्लीकेबल था। देन उसके बाद में एमटीपी अमेंडमेंट आया 2021 के अंदर, उसमें क्या गया था, उसको अनमेरिड वुमन आल्सो कवर्ड अप टू 20 वीक्स। ठीक है, 20 वीक तक जो है वो वहां पे अनमेरिड को भी कर दिया गया था। अब आपको कि सर 2002 में क्या था, 2002 में ज्यादा ये चेंजेस नहीं होते। 2002 में जो प्रोसेस था, ठीक है, उसको थोड़ा सा इजी कर दिया गया था, बाकी ज्यादा कुछ नहीं किया गया था। अब बात आती है, अब देखो एक चीजें चेंजेस है यहाँ पे कि पहले सिर्फ और सिर्फ जो है वो एमटीपी एक्ट के अंदर जो है वो मैरिड पर्सन को ही था। अनमेरिड अगर करवाना भी चाहे तो वो नहीं करवा सकता था। लेकिन धीरे धीरे डेवलप हुआ, और आजकल तो लिव इन को इनको भी जो है वो कोर्ट ने बहुत सारी जगह जो है वो अप्रूवल दिया है। देन उसके बाद में ये भी बोला गया है कि अगर इच्छा से कोई भी जो है वो साथ रहना चाहता है मेच्योरिटी के बाद में तो वो रह सकता है। मैं उन सब चीज़ों वो सही है या गलत है, क्या समाज के ऊपर इम्पैक्ट है, मैं उन सब चीज़ों की बात नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ बात करूंगा अपने एक्ट के बारे में कि वो एक्ट क्या कहता है। तो पहले जो है वो हमारे पास में सिर्फ मैरिड वुमन, अनमेरिड अगर चाहते तो भी नहीं करवा सकते थे, मतलब लीगली नहीं था उसको, तो फिर वैसे ही पैसे देके या प्राइवेट हॉस्पिटल में इस तरीके से था। मैरिड के लिए तो जो है वो 20 वीक तक का था, लेकिन अनमेरिड के लिए नहीं था। तो अनमेरिड वुमन को भी जो है वो इंक्लूड कर दिया गया था। समझ में आ गया? देन उसके बाद में आया हमारे पास में मेजर चेंजेस, अपर गेस्टेशनल लिमिट फॉर स्पेशल कैटेगरी। अब ये स्पेशल कैटेगरी क्या है, पहले क्या था
1971 एक्ट के अंदर, एमटीपी एक्ट 1971 के अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 20 वीक था फॉर ऑल इंडिकेटर्स। ऑल इंडिकेटर कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, समझिएगा क्योंकि समझने से ही सारी चीजें क्लियर होगी। पहले 20 वीक था, 20 वीक में जैसे मान लीजिए अगर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर होगा तो भी 20 वीक। मान लो रेप की कंडीशन आ गई, ठीक है भाई, किसी महिला के साथ रेप हो गया तो भी 20 वीक ही था। 20 वीक से ऊपर जा ही नहीं सकते थे, चाहे कोई भी कंडीशन रहे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, चाहे 2 डॉक्टर हो, चाहे 4 डॉक्टर हो, चाहे 10 डॉक्टर हो, कभी भी जो है वो नहीं जाते थे। सिर्फ 20 वीक फाइनल था। 20 वीक से ऊपर जो है वो मेडिकल टर्मिनेशन जो है वो करते ही नहीं थे, ये फाइनल जो है वो था। लेकिन जैसे जैसे जो है वो हमारे पास में चीजें चेंजेज हुई, चीजें दो तरीके से चेंजेज हुई। एक तो क्या हुआ कि जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो टेक्नोलॉजी बढ़ी तो पहले 20 वीक के बच्चे को जो है वो अबॉर्शन करवाना मुश्किल था। अब टेक्नोलॉजी, मेथड्स, देन वो सारी चीजें बढ़ी, तो ये हो गया कि यार 24 वीक तक भी हम आराम से जो है वो उसको अबॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें चीजें चेंजेज आई। चेंजेज क्या आई कि जो हमारे पास में 20 वीक तक का जो था हमारे पास में, उसको बढ़ा के 24 वीक कर दिया। लेकिन उसमें फिर अलग से एक कंडीशन डाल दी, मतलब 20 वीक तक तो कोई भी करवा सकता है, कैसे भी जाके, अगर मान लीजिए कपल कहता है कि हमें बच्चा नहीं चाहिए, देन उसके बाद जो हो जाएगा। लेकिन 24 वीक तक जो है वो स्पेशल कंडीशन लगा दी उन्होंने। 20 वीक तक तो कोई भी कर देगा, जाके करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं, मैरिड अनमेरिड नो प्रॉब्लम। लेकिन 24 में क्या होना चाहिए कि उसमें स्पेशल कंडीशन दे दी, जैसे रेप सर्वाइवर है या विक्टिम ऑफ इंसेक्ट्स, मतलब जैसे कि गलती से इन द सेंस कि समाज में जो है वो मतलब ब्रदर से हो गया, मतलब इनडायरेक्ट रिलेशनशिप से, वो सारी चीजें हो गया। एंड अदर वल्नरेबल वुमेन का मतलब हो गया हमारे पास में कि ऐसी चीजें जिसमें कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज आ जाए हमारे पास में बच्चे के अंदर, तो उसमें हमारे पास में इंक्लूड किया गया कौन सा दोस्तों, 24 वीक। 20 तक तो कर आराम से कर देंगे, लेकिन 20 वीक किसको इंक्लूड किया गया, 24 वीक इसको इंक्लूड किया, जैसे रेप सर्वाइवर है या कोई विक्टिम है उसको इंक्लूड किया गया, मतलब स्पेशल केस में जो है वो इंक्लूड किया गया। बाकी 20 वीक तो ही है। देन उसके बाद में पहले क्या था कि जो हमारे पास में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कौन कर सकता है, तो दोस्तों अगर बच्चा, या हम कहें गेस्टेशनल एज अगर 12 वीक है, 12 वीक मतलब 3 महीने तक का ही बच्चा है, तो उसमें एक आरएमपी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, तो अगर हमारे पास में एक मेडिकल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स है तो 12 वीक में एक करवा सकता है। लेकिन उसके बावजूद जो है वो हमारे पास में 20 वीक, यानी कि 12 से लेके, यानी कि 13 से लेके 20 वीक तक का जो हमारे पास में गेस्टेशनल एज आएगा, उसमें हमारे पास में 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की जो है वो जरूरत थी पहले के टाइम पे। एमटीपी एक्ट 1971 की बात कर रहा हूं, उसमें हमारे पास में 13 वीक से लेके 20 वीक तक अगर हमारे पास में कंडीशन है, तो उसमें हमारे पास में 2 मेडिकल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की जो है वो जरूरत थी। देन उसके बाद में उसमें जो चेंजेज आए आगे, तो 2021 में क्या क्या चेंजेज आए कि यार 20 वीक तक का तो जो है वो एक डॉक्टर ही करवा सकता, उसमें 2 की जरूरत नहीं होती। तो उसमें जो हमारे पास में जो एक्सटेंड लिमिट की थी, कौन सी, 24 वीक, उसमें कह दिया कि चलो ठीक है 20 वीक तक एक ही डॉक्टर करवा सकता है। देन उसके बाद में अगर 20 से 24 वाला होगा तो उसमें हमारे पास में जो है वो 2 डॉक्टर चाहिए। तो चलो अच्छी बात है, मतलब 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टिल 20 वीक्स एंड 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिस फॉर 20 to 24 वीक, यानी कि जो हमारे पास में 24 वीक तक का आएगा तो उसमें हमारे पास में जो है वो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए। अब उसके 2 रीजन थे। एक रीजन ये था कि एक तो गांवों के अंदर जो है वो डॉक्टर कम है, जहां पे एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स नहीं मिलता, वहां पे 2 ढूंढना तो बड़ा ही मुश्किल है, ठीक है। और दूसरी चीज, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी आ गई कि यार वो डॉक्टर कहता है कि 20 वीक का तो मैं खुद अकेला ही हैंडल कर लूंगा, वहां पे 2 की जरूरत नहीं है। तो इसके कारण ये चीजें जो है वो चेंजेज है। देन उसके बाद में अब एक और आता है कि 24 वीक के बाद में भी कैसे हो सकता है, तो हो सकता है अबॉर्शन 24 वीक के बाद में ओनली जो है वो मेडिकल बोर्ड गठित होगा, और वो जो है वो डिक्लेयर करेगा कि अगर ये डिलीवरी या ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू चली ना, तो उसमें हमारे पास में जो बच्चा पैदा होगा वो डिफेक्टिव होगा। यानी मान लीजिए कोई बच्चा है ऐसा जैसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का है, एनसेफेलोफेली का है, मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अगर ये बच्चा कंटिन्यू होगा तो न तो वो सर्वाइव कर पाएगा, और ये बच्चा जो है वो हमारे पास में मदर के लिए भी जो है वो जानलेवा है। तो वो फिर हमारे पास में
4 वीक के बाद भी जो है वो करवा सकते हैं, वो कभी भी करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो है वो पूरा मेडिकल बोर्ड गठित होगा। मेडिकल बोर्ड में आपको पता ही है एनेस्थेटिक टीम है, देन उसके बाद में जो है वो एक आपके पास में जो है वो प्रशासनिक अधिकारी भी होता है। तो उस तरीके से फिर वो जो है वो अबॉर्शन करवा सकते थे। देन उसके बाद में आया हमारे पास में कि अगर मान के चलिए कोई भी अबॉर्शन करवाते हैं तो वो जो हमारे पास में प्राइवेसी है वो जरूरी होनी चाहिए। भाई फीमेल से जो है वो आपने कंसेंट फॉर्म करवा दिया, अगर आपने उसकी प्राइवेसी को ब्रीच किया, तोड़ा, तो आपके पास में जो है वो 1000 रुपए तक का फाइन है 1971 पे। लेकिन उसके बाद में ये दिया गया है कि लोग 1000 रुपए से तो डर ही नहीं रहे। वो क्या करते थे, जो प्राइवेसी थी, फीमेल की जो प्राइवेसी थी उसको ब्रीच कर देते थे, क्योंकि 1000 रुपए बहुत कम है। और ये जो फाइन है दोस्तों, आपको पता है वो हम जो वो आईपीसी एक्ट का लेते हैं। आईपीसी एक्ट कब बना था, ठीक है, अंग्रेजों के टाइम पे बना था। तो उस टाइम पे आजकल भी फाइन कितना लगता है दोस्तों, आपने देखा होगा कि रेलवे पे बोर्ड में लिखा हुआ आता है कि अगर एन से चेन खींचोगे तो आपको 300 रुपए का फाइन, 200 रुपए का फाइन। अब आज के जमाने में 200-300 रुपए का फाइन कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं होती, लेकिन फिर उसमें इंक्लूड कर दिया गया आपको जो है वो जेल भी होगी। तो ये बड़ी चीज है, जेल तो 5 दिन की भी बड़ी चीज है। तो उसमें हमारे पास में अगर जो वुमन है उसकी प्राइवेसी को आप ब्रेक करते हो तो फाइन के साथ साथ में जो है वो 1 साल की जो है वो आपको सजा भी हो सकती है। तो ये मेजर जो है वो हमारे पास में चेंजेज हुए थे एमटीपी एक्ट 1971 में और 2021 में। अब 27 के जो है वो ले लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो सारी चीजों, मतलब जो हमारे पास में 71 वाला था उसमें क्या क्या चेंजेज है इसको फटाफट जो है एक समरी से कर लेते हैं। हालांकि जो चीजें हमने ऊपर पढ़ी है वही सारी चीजें। पहले की बात करें 1971 में, तो 1971 में जो है वो हमारे पास में क्या था दोस्तों, कि जो गेस्टेशनल एज है वो 20 वीक्स तक थी। और उसमें हमारे पास में 1 मेडिकल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर जो है वो इसको कर सकता था। लेकिन उसके बाद में क्या क्या चेंजेस हुए, उसमें हमारे पास में पहले क्या था, पहले हमारे पास में 0 से लेके 12 वीक तक उसमें हमारे पास में 1 मेडिकल पर्सनल था। देन उसके बाद 13 से लेके 20 तक जो था 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स थे। क्लियर है। देन हमारे पास में फिर आ गया 20 वीक तक एक ही मेडिकल पर्सन कर सकता है। तो एनी अलाउडेड रीजन अंडर द एक्ट। फिर उसके बाद में 20 टू 24 वीक तक एक तो गेस्टेशनल एड जो है वो हमारे पास में इंक्रीज की गई। कब इंक्रीज की गई दोस्तों, 24 वीक तक, जो पहले 20 तक की थी। अब इसमें हमारे पास में क्या था, 20 से 22 तक 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो होने चाहिए। ठीक है। और स्पेशल कैटेगरी का जो है वो केस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल वाला केस ही आपके पास में आ गया कि अब तो 24 वीक कर दिया आप कर दो, नहीं, 24 वीक कर दिया है, लेकिन 24 वीक कौन सी कंडीशन में, अगर रेप सर्वाइवर है, क्लाइंट जो हो माइनर है, ठीक है, 18 साल से कम है, देन उसके बाद जो है वो डिफरेंटली एबल्ड वुमेन है, मेंटली रिटार्डेड पर्सन है, उस तरीके से। देन उसके बाद में 24 वीक के बाद में भी अगर अबॉर्शन कर सकते हो, बिल्कुल हो सकता है। वो कब कंडीशन में, जिसके अंदर जो है वो हमारे पास में कोई भी सब्सटेंटल फिटल एबनॉर्मलिटी आती है, उस कंडीशन में उसमें हमारे पास में मेडिकल बोर्ड जो है वो गठित किया जाता है। ठीक है। और एट एनी टाइम पे वाला जो है वो तब किया जाता है जब जिसकी वजह से ऐसा लगे कि अब ये जो कंटिन्यू होगा तो वुमन की लाइफ को जो है वो डेंजरस है। ये ऑलरेडी हमने सारी चीजें जो है वो चार्ट टेबल के माध्यम से जो है वो पढ़ ली है। क्या क्या चीजों का चेंजेस आया, एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखना। एक तो गेस्टेशनल एज जो है वो हमारे पास में 24 वीक तक कर दी, 20 से 20 तक कर दी, और उसमें हमारे पास में कौन कौन सी कंडीशन डाल दी वो दे दी। 1 मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो हमारे पास में 20 वीक तक करवा सकता है, 20 टू 24 के बाद में जो है वो 2 ही चाहिए, और 24 के बाद में भी अगर करवाना है तो फिर पूरा मेडिकल बोर्ड चाहिए। और 24 के बाद में जो हमारे पास में क्या चीज़ें, कोई भी ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से जो है वो हमारे पास में बच्चे की या मदर की जान को जो है वो खतरा है। क्लियर। अब आ जाता है, अब देखो कॉन्फिडेंटली आपको पता ही है कि जो हमारे पास में एमटीपी करते हैं तो उसमें वुमन की आइडेंटिटी को कभी भी जो है वो लीक नहीं किया जाता। अगर कोई उसको लीक करता है, कोई उसको ब्रीच करता है, तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। तो इसमें हम बात करें तो द वुमन आइडेंटिटी एंड डिटेल मस्ट बी रिमेन कॉन्फिडेंशियली। और ये जरूरी भी है कि अगर कोई भी पर्सन एमटीपी जो है वो करवाना चाह रहा है तो उसमें देखो फीमेल का तो जो है वो कंसेंट लिया ही लिया जाता है। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना। हाँ, अगर फीमेल जो है वो हमारे पास में माइनर है, 18 साल से कम है, तो फिर उसके गार्जियन उसका लिया जा सकता है। अदर या फिर मेंटल रिटार्डेड पर्सन, दो कंडीशन ऐसी आती है जिसमें उसका कंसेंट नहीं लिया था। कौन सा, एक तो फीमेल जो है वो हमारे पास में माइनर हो, 18 साल से
कम एज की हो, और सेकंड आ जाता है हमारे पास में कि वो मेंटली फिट ना हो, मेंटल रिटार्डेशन की केस हो इस तरीके से, तो फिर उसके गार्जियंस के लिए जाते हैं। अदरवाइज फीमेल के जो है वो कंसेंट जरूरी होते हैं, और फीमेल के कंसेंट लेने के बाद में जो है वो उसकी चीज़ों को जो है वो कॉन्फिडेंशियली रखा जाता है, चाहे वो किसी भी कारणवश करवाना चाहती हो, ठीक है, चाहे वो रेप का हो, चाहे वो हमारे पास में जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर का हो, कुछ भी हो। अगर आप उसको ब्रीच करते हो तो फिर आप खुद जो है वो एक पनिशेबल ऑफेंस में आते हो, आपको जो है वो पुलिस की कार्रवाई हो जाएगी। वायलेशन ऑफ प्राइवेसी इज पनिशेबल अंडर द लॉ, यानी कि इसके लॉ के तहत जो है वो अगर आप उसकी प्राइवेसी को भंग करते हो तो पनिशेबल है। पनिशेबल मैंने आपको पहले बता दिया है कि पहले के टाइम पे जो था इसमें पनिशेबल ऑफन था आपके ऊपर, मतलब मेडिकल पर्सन के ऊपर या जो भी मेडिकल स्टाफ है उसके ऊपर 1000 रुपए का फाइन था। अब उसको फिर बढ़ा के जो है वो 1000 रुपए प्लस 1 साल का जुर्माना भी जो है वो कर दिया गया है। अब बात आती है हमारे पास में इंडिकेशन ऑफ एमटीपी। एमटीपी किस किस कंडीशन में जो है वो हम कर सकते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किस किस कंडीशन में कर सकते हैं। तो मैंने आपको 71 वाला और 2021 वाला दोनों मैंने आपको बता दिए। अब दोनों आप अपने माइंड में रखिएगा। अभी हम बेसिक पढ़ लेते हैं कि एमटीपी क्यों करते हैं। तो पहला आ जाता है हमारे पास में थेराप्यूटिक रीजन। थेराप्यूटिक इन द सेंस कि मान के चलिए किसी भी वजह से जिसमें हमें जो है वो मदर को जो है वो बचाना है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम जो है वो एमटीपी करते हैं थेराप्यूटिक पर्पज के लिए। तो थेराप्यूटिक में आ गया हमारे पास में टू सेव द लाइफ ऑफ मदर और प्रिवेंट ग्रेव इंजुरी टू हर फिजिकल और मेंटल हेल्थ, यानी कि ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्या करना है दोस्तों, मदर की लाइफ को बचाना है, ठीक। और हमें जो है वो, या फिर अगर ऐसा लगे कि अगर ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू होगी तो मदर जो है वो फिजिकली और मेंटली जो है वो उसको लॉस हो सकता है, तो उस कंडीशन में हम दोस्तों एमटीपी करते हैं। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल कहें तो सीवियर प्री एक्लेम्पसिया है। अब प्री एक्लेम्पसिया आपको पता है दोस्तों, प्री एक्लेम्पसिया हमारे पास में आता है कि जब हमारे पास में बहुत ज्यादा जो है वो बीपी बढ़ जाता है उसको हम बोलते हैं प्री एक्लेम्पसिया, और उसमें भी हमारे पास में सीवियर प्री एक्लेम्पसिया आ जाएगा। ये ऑलरेडी जो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, हार्ट डिजीज, अगर फीमेल को या मदर को जो है वो हार्ट डिजीज है, रीनल फेलियर, इन सब कंडीशन में हम जो है वो दोस्तों क्या करते हैं, एमटीपी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में यूजेनिक। यूजेनिक में क्या होता है हमारे पास में, वेन देर इज ए सबस्टेंटल रिस्क दैट चाइल्ड में बी सफर फ्रॉम सीरियस फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटी। यूजेनिक मतलब हमारे पास में आ गया एक तरीके से जो है वो बचाव के रूप में, कि ऐसी चीजें कि अगर ये बच्चा पैदा होगा तो इसके अंदर सीवियर फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मलिटी है। फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मलिटी कैसे, जैसे मान के चलिए कोई बच्चा ऐसा है जिसके दोनों हाथ ही नहीं है, अब वो बच्चा बेचारा जो है वो धरती पे आके क्या करेगा, भाई सोचने वाली बात है। या ऐसा बच्चा कि जिसके अंदर दिमाग ही डेवलप नहीं है, यानी कि दिमाग जो है वो है ही नहीं, डेवलप ही नहीं हुआ, एनसेफेलोपैथी का केस है, या फिर जो है वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का सीवियर केस है। तो ऐसी कंडीशन जिसमें बच्चा जो है वो सीरियसली फिजिकल और मेंटल जो है वो एबनॉर्मलिटी से सफर कर रहा है, उसके अंदर जो है वो हमारे पास में क्या होता है दोस्तों, उसमें हम जो है वो एमटीपी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, पहला थेरेप्यूटिक आ गया। थेरेप्यूटिक में आ गया हमारे पास में कि अगर इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया गया है तो मदर की जान को खतरा है। सेकंड आ गया हमारे पास में यूजेनिक, अगर इसको कंटिन्यू किया गया तो जो बच्चा डेवलप होगा इसके अंदर पहले से एबनॉर्मलिटी है तो फिर कैसे होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में ह्यूमिनरेशन। ह्यूमिनरेशन इन द सेंस प्रेगनेंसी रिजल्टिंग फ्रॉम रेप और इंसेक्ट्स, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसी प्रेगनेंसी हो जो रेप की वजह से हो, भाई किसी लड़की के साथ में जो है वो रेप हो गया, ठीक, रेप हो गया तो उसको लगता है कि चलो ठीक है रेप हुआ है, लेकिन उसके बाद प्रेग्नेंट वो नहीं हुए, लेकिन अगर मान के चलिए वो प्रेग्नेंट हो गई है, ठीक, तो उस कंडीशन में जो है वो हम उसको मेडिकल टर्मिनेशन, कौन जो है वो रेप वाले बच्चे को जो है वो रखना चाहेगा, वैसे भी नहीं, और आपको ये सारी चीजें पता ही है, तो उस कंडीशन में जो है वो हम एमटीपी करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में सोशियो इकोनॉमिक। अब ये थोड़ा सा आपको जो है वो अटपटा लगा, सोशियो इकोनॉमिक्स इन द सेंस कि ऐसी कंडीशन जिसमें हमारे पास में ऐसा लगता है कि ये इस बच्चे को जो है वो पाल नहीं सकती, ऐसी कंडीशन, ऐसी सोसाइटल कंडीशन कि अब इस सरकमस्टांसेस के अंदर जो है वो बच्चे को जो है वो नहीं पाल सकती, और उसकी वजह से मान लीजिए अब प्रेग्नेंट हो चुकी है, लेकिन उसको ये लगता है बच्चे में कोई दिक्कत नहीं है, न बच्चे में दिक्कत है, न माँ की जान को खतरा है। अब आप कहोगे कि सर न थेराप्यूटिक है, न यूजेनिक है, न वो रेप वाली कंडीशन है, फिर कैसे, वो ऐसे कि अब उसको ये लगता है कि यार मैं इसको पाल ही नहीं पाऊंगी, मेरा इतना स्टैंडर्ड जो है वो नहीं है,
तो मैं उसको पाल ही नहीं पाऊंगी। तो वो सारी चीजें कंडीशन में सोशियो इकोनॉमिक, ऐसे भी लगता है जैसे आजकल कहते हैं कि जो चुनाव लड़ते हैं उसमें 2 ही बच्चे चाहिए होते हैं, वो सारी चीजें। जैसे राजस्थान में अभी 2 बच्चों का जो बैन था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले जो है वो 2 ही बच्चे कर सकते हैं। अगर वो गलती से तीसरा करते भी हैं, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो फिर उसका प्रमोशन वर्मोशन वो सारी चीजें जो है वो रोक दी जाती थी। तो वो सारी चीजें आ गई हमारे पास में। सोशियो इकोनॉमिक मीन्स व्हेन सोशल और इकोनॉमिकली सर्कमस्टांसेस कुड कोजेज सीवियर डिस्ट्रेस टू द वुमन, यानी कि अब बच्चा पेट में हो गया, लेकिन बच्चा कैसे पलेगा, कैसे उसका लालन पालन होगा, कैसे उसको खाने के लिए दिया जाएगा, इसकी वजह से अगर वुमन डिस्ट्रेस में जा रही है तो उस कंडीशन में भी हम जो है वो एमटीपी करते हैं। नेक्स्ट आ गया कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर, ये तो मेन है ही है। कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर, मान के चलिए किसी को एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है, देन उसके बाद में वो चाहते हैं कि अब हम दूसरा बच्चा जो है वो अच्छे खासे गैप के बाद में करेंगे, 2 साल बाद, 4 साल बाद। भाई सबकी अपनी अपनी चॉइस है। सब जो है वो कपल चाहते हैं कि कितने दिनों बाद जो है उनको बच्चा पैदा करना है। तो अगर मान के चलिए पहला बच्चा हो गया है, या वो बच्चा अभी चाहते ही नहीं है, ठीक है, और वो जो है वो ओरल कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है वो यूज कर रहे हैं, चाहे वो आप पिल्स ले लो, चाहे आईयूडी ले लो, चाहे आप इम्प्लांट ले लो, कुछ भी वो कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो मेथड यूज कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है वो डिलीवरी हो जाती है या कंसीव हो जाता है। मींस व्हेन कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर, ध्यान से देखिए, व्हेन कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर लीड्स टू अनवांटेड प्रेगनेंसी अप्लाई टू बोथ मैरिड एंड अनमैरिड वुमेन एज पर 2021 अमेंडमेंट, ठीक है। 2021 अमेंडमेंट के तहत मैरिड और अनमैरिड दोनों लेडी, दोनों वुमन पे जो है वो ये लागू होता है कि अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में, ओरल बात कर रहा हूं कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की फेलियर की वजह से चीजें हो रही है, नॉट फॉर ओरल, कोई सी भी हो सकता है, ठीक है। आपका इंजेक्टेबल हो सकता है, आपका जो है वो ओरल हो सकता है, आपका आईयूडी हो सकता है। तो अगर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हुआ है और उसकी वजह से जो है वो हमारे पास में प्रेग्नेंट हुआ है, तो भी हम जो है वो कर सकते हैं। तो आगे चीजें, पहला आ गया हमारे पास में थेराप्यूटिक। थेराप्यूटिक इन द सेंस कि ऐसी प्रेगनेंसी जिसकी वजह से माँ की जान को खतरा है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, उसको एमटीपी कर सकते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हैं। सेकेंड चीज आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड कि यूजेनिक, मतलब ऐसी चीजें जिसकी वजह से लगता है कि बच्चा जो है वो दुनिया में आएगा तो वो जी नहीं पाएगा, या उसके अंदर सीवियर फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटी है। तीसरा आ जाता है हमारे पास में ह्यूमिनेशन, मतलब कि जो प्रेगनेंसी है वो हमारे पास में अनवांटेड, जस्ट लाइक दैट रेप या इन सब की वजह से होता है। नेक्स्ट आ गया सोशियो इकोनॉमिक्स। सोशियो इकोनॉमिक्स इन द सेंस कि अगर बच्चा जो है वो डिलीवरी होगी तो उसका लालन पालन जो है वो मदर नहीं कर पाएगी, इसकी वजह से वो जो है वो सीवियर डिस्ट्रेस कंडीशन में जा रही है। तो और पांचवा आ गया हमारे पास में कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर। कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर की वजह से जो है वो कोई भी लेडीज प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो उसमें हम जो है वो चीज यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है दैट इज कॉल्ड मेथड्स ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि अब देखो ये सारी चीजें आ गई, इन सब में से कोई भी एक ऐसा रीजन आ गया जिसकी वजह से ये लग गया कि अब हमें जो है वो उसको एमटीपी करना है, ठीक है। सारी चीज बता दी, टाइम ड्यूरेशन बता दिया, कंडीशन मैंने आपको बता दी, सारी चीजें। अब बात आती है कि हमारे पास में कौन से मेथड से हम यूज कर सकते हैं। आपको यह भी बता दिया कि कितने वीक पे जो है वो कौन कौन पर्सन चाहिए होता है। अब मान के चलिए अगर 20 वीक से पहले है तो कोई बात नहीं, 1 मेडिकल पर्सन जो है वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 22 टू 24 वीक तक का है तो फिर 2 मेडिकल पर्सन कर सकते हैं, वो सारी चीजें। मेडिकल बोर्ड जो है वो गठित करके भी जो है वो किया जा सकता है, वो भी सारी चीजें आपको पता है। अब बात आती है कि अब करते कैसे हैं, कैसे कौन कौन सी जो हो, क्या दवाई देते हैं, कौन सा मेथड यूज करते हैं। तो पहले हम ले लेते हैं दोस्तों मेडिकल मेथड्स, जिसको फार्माकोलॉजिकल मेथड के नाम से भी जो है वो जानते हैं। तो आप लोग सब लोग जानते भी होंगे, एमटीपी किट आता है नहीं आता, मेफेप्रिस्टोन मीजोप्रिस्टोल का किट आता है, और आज के टाइम पे जो है वो बहुत सारी चीजें जो है वो खाते हैं। थोड़ा सा जो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जैसे आजकल अनवांटेड 72 आ गई, ठीक, कि भाई चलो ठीक है, जो भी हमारे पास में इंटरकोर्स हो जाता है तो 72 आवर्स के अंदर आप उसको ले लीजिए। या फिर जो है वो चीज़ें आती है, आई पिल वगैरह आती है, और इसको आजकल की फीमेल जो है बहुत ज़्यादा यूज भी लेती है। मेरा एक पर्सनल यही चीज़ है कि दोस्तों इनके साइड इफेक्ट इतने हैं कि आप सोच नहीं सकते हो, मतलब सोच भी नहीं सकते हो। जो लेते हैं उनको एक टाइम पे जो है वो लगता है कि हाँ ठीक है, मार्केट में अवेलेबल है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाती है, वो सारी चीज़ें, लेकिन इनके साइड इफेक्ट इतने हैं कि जब बच्चा जब कंसीव करवाना होता है
ठीक है, शादी के बाद में या फिर मान लीजिए पहले पहले आपने ले लिया है कि अभी हमें करियर पे फोकस करना है, हमें अभी बच्चा नहीं चाहिए, तो बार बार यूज ले रहा है, तो इसकी वजह से सीवियर जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे पास में इनफर्टिलिटी के केस आते हैं। तो ये चीज़ जो है बड़ी डेंजरस है। बाकी एमटीपी किट आता है, आपको पता ही है कि एमटीपी किट जो है वो हमारे पास में जो है वो यूज लिया जाता है। तो अब ये कब कौन सी कंडीशन में कैसे लेते हैं उसको हम ले लेते हैं, क्या क्या ड्रग्स जो है वो इसके अंदर आती है उसको हम ले लेते हैं, कैसे कैसे लेते हैं उसको भी हम जो है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं यूज्ड मेनली फॉर अर्ली प्रेगनेंसी, यानी कि ये बेसिकली जो है वो अर्ली प्रेगनेंसी के लिए लिया जाता है 7 to 9 वीक ऑफ गेस्टेशनल। वैसे बताया भी जाता है हमारे पास में, आपको बताइए कि 45 डेज के अंतर जो है वो हम एमटीपी किट लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। भाई एमटीपी किट कब लिया जाता है, जैसे मान लीजिए एक जो है वो कपल्स है, मैरिड है, देन उसके हर महीने जो है वो पीरियड आते हैं, देन उसके बाद में जो है वो जैसे ही मान लो उनका इंटरकोर्स हुआ, उन्होंने जो है वो सेफ पीरियड के माध्यम से कैसे भी जो है वो उस माध्यम से जो है वो इंटरकोर्स किया, लेकिन उसके बाद उसका पीरियड नहीं आया मान लीजिए, तो उनको लगता है कि यार अब जो है वो हमें कंसीव हो चुका है, तो फिर उसके बाद में अप्रोक्सीमेटली जो है वो 28 डेज तो हमारे पास में जो है वो पीरियड के काउंट करते हैं। 2-4 दिन वो वैसे निकाल देते हैं कि एक बार और जो है वो चेक करके देख लेते हैं, एक बार और जो है वो चेक करके देख लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो किट से चेक करते हैं, ठीक है, पता चलता है कि प्रेग्नेंट है, तो फिर 45 दिन तक जो है वो हम एमटीपी किट यूज में लेते हैं, वो फिर ज़्यादा सेफ है। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ना उसमें फिर दिक्कत ज़्यादा ही आने लग जाती है। अब इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स जो है वो यूज की जाती है, तो दोस्तों इसके अंदर आपने देखा होगा कि इस तरीके का जो है वो हमारे पास में किट आता है, अलग अलग किट आता है, जरूरी नहीं है कि मैं ये जो डायग्राम बना रहा हूँ इसी तरीके से है, इस तरीके से जो है वो हमारे पास में किट आता है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, मेफिप्रिस्टोन की तो ये आती है ड्रग्स, एक ड्रग्स जो है वो मेफिप्रिस्टोन आती है, और ये जो हमारे पास में जो है वो बाकी वाली आती है मीजोप्रिस्टोल। एक किट ऐसा भी आता है या फिर एक किट ऐसा भी आता है, उसमें क्या होता है कि दो यहाँ पे आती है और एक यहाँ पे आती है, मतलब मेफिप्रिस्टोन की तो एक ही आती है, बाकी ये जो है वो हमारे पास में मीजोप्रिस्टोल आती है, ये यानी कि इनका शॉर्ट फॉर्म आता है मीजो, और ये होती है हमारे पास में मेफी। अब इनका जो है वो मैकेनिज्म क्या है, मतलब ये जो है वो बेसिकली करती क्या है, तो दोस्तों देखो जैसे हमारे पास में यूट्रस के अंदर जो है वो ओम चला गया, रोज हम डिस्कस कर रहे हैं, एक दो क्लासें हमारे पास में पहले भी हुई थी, तो जो हमारे पास में फर्टिलाइज ओम आ चुका है, अब आ चुका है तो वो हमारे पास में यूट्रस के अंदर है, तो सबसे पहले मेफिप्रिस्टोन क्या करती है कि वो एंडोमेट्रियल जो है उसको ब्रेक डाउन करती है, और वो जो हमारे पास में जो ओम है उसको वहां से डिटेच करती है। समझ में आ गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल चलो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आगे की नीचे की साइड में, ये जैसे हमारे पास में जो है वो दो फैलोपियन ट्यूब हो गई, और ये जो है वो हमारे पास में यूट्रस हो गया, ठीक है, ये लो, ठीक, यूट्रस के अंदर ये हमारे पास में ओम है, ये लो, ये ओम यहाँ पे है। अब हमें क्या करना है कि अब प्रेगनेंसी को जो है वो कंसीव नहीं करना है, तो इसमें हमारे पास में सबसे पहले मेफिप्रिस्टोन देते हैं। मेफिप्रिस्टोन क्या करता है कि ये जो हमारे पास में ओम है इसको जो है वो एंडोमेट्रियम से डिटेच करता है, मतलब इसको जो है वो अलग करता है, और फिर मीजो जो प्रिस्टोल है वो उसको बाहर निकालने का काम करती है। तो पहले हम मेफी देते हैं ताकि वो ओम जहां से अटैच था उसको जो है वो हटाया जा सके, और ये किस डोज में देते हैं दोस्तों, मेफिप्रिस्टोन दिया जाता है 2 mg ओरली दिया जाता है, ठीक है। इसकी क्या मैकेनिज्म, ये क्या करती है, ब्लॉक प्रोजेस्टेरोन, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है उसको जो है वो ब्लॉक किया जाता है, एंड उसकी वजह से क्या होता है, एंडोमेट्रियल ब्रेकडाउन, यानी कि ये जो हमारे पास में एंडोमेट्रियल है, ये देखो ये एंडोमेट्रियल है, इसका जो है वो ब्रेकडाउन होता है। अब एंडोमेट्रियल ब्रेकडाउन का होगा जिसकी वजह से क्या होगा कि जो एम्ब्रियो है वो वहां से जो है वो डिटेच होगा, एम्ब्रियो जो है वहां से अलग होगा। समझ में आ गया, यानी कि ब्लॉक प्रोजेस्टेरोन एंड ये एंडोमेट्रियल को जो है वो ब्लॉक करता है, ब्रेक करता है। समझ में आ गया। देन उसके बाद ये जैसे मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द डे 1, जैसे आज हमारे पास में जो है वो कोई भी डेट है वो हो गया डे 1, आज हमने जो है वो लिया, मतलब फीमेल ने जो है वो लिया। देन उसके बाद में दोस्तों 24 से 48 घंटे के बाद में कुछ में जो है वो 36 से 48 घंटे भी जो है वो ड्यूरेशन देते हैं, बाकी 24 घंटे के बाद मिनिमम होता है 24 से ज्यादा ही हो सकता है, उससे कम नहीं है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास में नेक्स्ट आता है मीजोप्रिस्टोल। मीजोप्रिस्टोल देते हैं हमारे पास में 400 से 800 mg, तो ये 200 mg की आती है, तो 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, कई जगह जो है वो चारों भी दी जाती है। ये डोज आती है हमारे पास में, देखो मेफिप्रिस्टोन तो 200 लेते ही लेते हैं, लेकिन मीजोप्रिस्टोल जो है वो 400 से 800 लिया जाता है माइक्रोग्राम, ये एमजी में आता है ध्यान रखना, और ये माइक्रोग्राम में आता है। ये ओरली भी ले सकते हैं,
वेजाइनल भी लेते हैं एंड सबलिंगुअल भी लेते हैं, ये चीज ध्यान रखना। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछे आप, और एक चीज मैं बता दूं, ओरली से भी ज्यादा जो है वो वेजाइनली ज्यादा इफेक्टिव होती है, ठीक है। बट आपको पता ही है कि एमटीपी किट लोग कब यूज में लेते हैं, इवन जितने भी एमटीपी किट यूज लेते हैं वो 90% जो है वो बिना बताए ही लेते हैं। तो वो हमारे पास में जो है वो ओरली ही लेना प्रेफर करते हैं। हाँ, कोई मेडिकल पर्सन है तो वो वेजाइनली ले सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो ओरली ही लेते हैं। तो ये ओरली, वेजाइनली और सबलिंगुअली तीनों तरीके से जो है वो दिया जा सकता है। इसका क्या मैकेनिज्म है? इसकी मैकेनिज्म है रिड्यूस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी इंड्यूस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सप्लोजन ऑफ यूट्राइन कंटेंट। इसमें क्या करता है, ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। तो जो ओवम हमारे पास में, ये देखिए जो ओवम हमारे पास में यहां पे था, अब इसको जो है वो बाहर निकालने में हेल्प मिलती है। भाई कॉन्ट्रैक्शन होगा तभी तो जो अंदर जो चीज है, अब डिटेच, पहले कॉन्ट्रैक्शन करवाओगे तो ये ओवम बाहर नहीं आएगा क्योंकि वो डिटेच नहीं हो चुका है। इसलिए पहले जो है वो मेफिप्रिस्टोन देते हैं ताकि वो ओवम वहां से अलग हो जाए, और फिर मिजोप्रिस्टोल देता है ताकि वो वहां से निकले। दैट इज कॉल्ड, और ये दिया जाता है गिवन 36 to 48 आवर्स आफ्टर मेफिप्रिस्टोन। जैसे आपने मेफिप्रिस्टोन को डे 1 दिया, देन दूसरे दिन, और मैं बता रहा हूं दोस्तों मिनिमम बता रहा हूं, ठीक है, मिनिमम, हालांकि एग्जैक्ट तो 36 से 48 आवर्स लेते हैं, लेकिन अगर हम मिनिमम की बात करें तो मिनिमम जो है वो 24 घंटे तो उसको देना ही देने चाहिए। इससे पहले इसको रिपीट नहीं कर सकते। 36 में से पहले रिपीट कर सकते हो, 30 आवर्स के बाद ले सकते हो, वो सारी चीजें, लेकिन मिनिमम टू मिनिमम की बात करें तो उसमें हमारे पास में दोस्तों 36 से लेके 48 आवर्स के बीच में जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में सक्सेस रेट। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में कि इसकी सक्सेस रेट कितनी है। तो दोस्तों 95 से लेके 98% इफ डन विद इन 7 वीक। 7 वीक तक जो है वो अगर हम यूज में लेंगे तो ये चीज आ गई हमारे पास में 95 से लेके 98 तक जो है वो इसकी सक्सेस रेट है। देन साइड इफेक्ट, ऑफ कोर्स कोई भी ड्रग्स ले रहे हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसके साइड इफेक्ट नहीं हो। तो इसके साइड इफेक्ट है एब्डोमिनल क्रैम्प्स आते हैं, और वो किस तरीके आएंगे, क्योंकि ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को जो है वो बढ़ाता है। तो एब्डोमिनल क्रैम्प्स आते हैं, ब्लीडिंग होती है, नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलेगा, डायरिया देखने को मिल सकता है, माइल्ड फीवर देखने को मिल सकता है, और कभी कभी इनकम्प्लीट अबॉर्शन भी देखने को मिलता है। इनकम्प्लीट क्यों? कि जैसे मान लीजिए ये ओम निकला, ठीक है, तो ये ओम जो है वो पूरा नहीं निकल पाएगा, इसके कारण यहां पे आ गया दोस्तों इनकम्प्लीट अबॉर्शन। समझ में आ गया? ये हो गया हमारे पास में इनकम्प्लीट अबॉर्शन हो गया। ये चीजें, ये वैसे रेयरली है बट ये थोड़ा फिर ज्यादा डेंजरस होता है। नेक्स्ट आता है फॉलोअप। फॉलोअप कितने दिन लेना? आफ्टर 14 डेज अल्ट्रासाउंड टू कंफर्म कंप्लीट इवोकेशन। इसके लिए फॉलोअप के लिए सबसे बड़ी जरूरी है कि किसी ने भी जो है वो एमटीपी किट लिया है या डॉक्टर ने जो है वो प्रिस्क्राइब किया है। वैसे तो करना ही होता है, लेकिन आजकल आपकी चीजें जानते हैं, लोग लेते ज्यादा हैं, प्रिस्क्राइब कम करवाते हैं। तो मैं यही चीज कहना चाहूंगा कि आप प्रिस्क्राइब करवाइए, नो डोंट वरी, क्योंकि ऐसा रिस्क मत लीजिए। आजकल एक्ट के तहत आपको पता है अनमेरिड भी जो है वो कर सकते हैं। तो आफ्टर 14 डेज के बाद जो है वो एक यूएसजी जरूर करवा लेना चाहिए। यूएसजी से क्या होगा कि अंदर कोई भी जो है वो कंटेंट या ओम का कोई कंटेंट अंदर तो नहीं है, इन चीजों का जो है वो पता लग जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास में मेडिकल मेथड्स या मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल में क्या था हमारे पास में कि मेफिप्रिस्टोन लेते हैं 200 mg की, देन उसके बाद मीजोप्रिस्टोल लिया जाता है 400 से 800 माइक्रोग्राम, वो ओरली भी ले सकते हैं, देन वो हमारे पास में जो है वो वेजाइनल भी ले सकते हैं, सबलिंगुअल भी ले सकते हैं। और ये जो है वो मेफिप्रिस्टोन के 36 to 40 आवर्स लिया जाता है। अगर डे 1 है तो फिर दूसरे या तीसरे दिन जो है वो ली जाती है। सक्सेस रेट इसकी 95 to 98 डेज है 7 वीक के अंदर। साइड इफेक्ट आपको पता ही है, एब्डोमिनल क्रैम्प, ब्लीडिंग, ये सारी चीजें हैं। इनकम्प्लीट अबॉर्शन भी कई बार देखने को मिलता है, तो इसके लिए सबसे अच्छा है फॉलोअप करवाइए। 14 डेज के बाद एक यूएसजी करवाइए ताकि पता चले कि अंदर कोई कंटेंट तो नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में सर्जिकल मेथड्स। सर्जिकल मेथड से क्या करते हैं? तो दोस्तों सर्जिकल मेथड में हमारे पास में ये की चीज है कि ये बेसिकली जो है वो हमारे पास में ये यूज में लिया जाता है कि अगर हमारे पास में 10 वीक से ज्यादा हो गया, यानी कि कुल मिला के हमारे पास में 12 वीक के जो ज्यादा चीज आ जाती है। मैक्सिमम मैंने आपको 45 दिन बताए हैं, 45 दिन तक तो ये बहुत सेफ होती है एमटीपी किट। उसके बाद जैसे जैसे बढ़ते हैं वहां लेते हैं, ऐसा नहीं है कि 45 दिन के बाद नहीं लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। 45 दिन से लेके 90 दिन तक ले सकते हैं। एमटीपी किट की अगर मैं बात करूं, एमटीपी किट जो है वो हमारे पास में 45 से लेके 90 डेज तक भी लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, वैसे वैसे कॉम्प्लिकेशन आगे बढ़ती जाएगी ये चीज, और सक्सेस रेट कम होती जाएगी।
यानी कि जो एमटीपी किट हमने 45 डेज के अंदर लिया उसकी सक्सेस रेट आपको 98% मिलेगी। फिर धीरे धीरे जो है वो 95 आ जाएगी। देन आपने जो है वो 60 डेज पे किया तो फिर वो 80% पे आ जाएगी। 85 डेज पे किया तो वो हमारे पास में 60% ही आ जाएगी। तो एक तो क्या होता है कि हमारे पास में सक्सेस रेट जो है वो धीरे धीरे कम आने लग जाती है। दूसरी चीज कॉम्प्लिकेशन है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। तो ये सारे के सारी चीजें होती है हमारे पास में सर्जिकल में। फिर हम जाते हैं सर्जिकल मेथड्स पे। अब अगर हमारे पास में 90 डेज के बाद में भी हो गया, यानी कि 12 वीक के बाद में भी हो गया, तो फिर हम क्या करेंगे, तो उसके बाद में हम जाते हैं सर्जिकल मेथड में। अब सर्जिकल मेथड में क्या है, सिंपली जो भी कंटेंट है यूट्रस के अंदर उसको बाहर निकालना है। भाई ये जैसे हमारे पास में कंटेंट है, इसको जो है वो सर्जिकल मेथड्स के माध्यम से जो है वो बाहर निकालना है। ये जो कंटेंट है इसको सर्जरी के माध्यम से बाहर निकालना है, वो सर्जिकल मेथड्स है। तो इसमें मैंने आपको डीएनसी भी बताया है। देन उसके बाद में जो है वो अलग अलग मेथड्स है। आपको प्रिंसिपल एक ही ध्यान रखना, एन केन प्रकार जो यूट्रस के अंदर कंटेंट है उसको हमें बाहर निकालना है, वही सर्जिकल मेथड्स है। तो इसके लिए अलग अलग आता है, उसको हम ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन, MVVA, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन। अब देखो इसमें नाम में ही सारी चीज छुपी है। मैनुअल आपको पता है, मैनुअली जो होता है। वैक्यूम, वैक्यूम मतलब वहां पे हम जो हो वैक्यूम क्रिएट करते हैं। जैसे मान के चलिए कोई सिरिंज है, ठीक है, और सिरिंज में हमारे पास में उसके टिप को हमने कर लिया और सिरिंज को हम खींचते हैं, तो वैक्यूम नहीं बन गया। तो इस तरीके से हमारे पास में वो आता है मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन। मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन जो है वो कब तक लेते हैं दोस्तों, अप टू 12 वीक्स, 12 वीक तक होता है, उसमें हम लेते हैं। सिंपली इसमें हम क्या करते हैं, सक्शन यूजिंग ए हैंड हेड सिरिंज टू रिमूव यूट्राइन कंटेंट। सिंपली हमारे पास में जो भी यूट्रस है, ये देखिए, ये जैसे हमारे पास में यूट्रस है और ये कंटेंट है, इसके अंदर ये ओम आ गया। लो इसको मैं ब्लू से लिखता हूं, ये हमारे पास में जो है वो दोस्तों ओम है। क्लियर है। अब इस ओम को हमें निकालना है। अब वैक्यूम से निकालो, फोर्सफुली निकालो, डायलेशन एंड क्यूरिटेज करके निकालो, ये चीजें जो है वो आती है। तो मैंने आपको ये मैनुअल वैक्यूम का नहीं है, मैंने आपको बताया कि इस तरीके से हम निकालते हैं। तो हम चाहे सिरिंज यूज करके निकालें, चाहे कैसे भी करके निकालें, वो कंटेंट जो यूट्रस के अंदर है उसको हमें जो है वो बाहर निकालना होता है। इसको हम कहते हैं दोस्तों मैनुअल वैक्यूम कंटेंट। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल वैक्यूम एस्पिरेशन। वो तो था मैनुअली, मतलब हम मैनुअली जो है वो वैक्यूम बनाते हैं। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास में इलेक्ट्रिकल वैक्यूम एस्पिरेशन, मतलब वैक्यूम हम बनाते हैं लेकिन वो किसके माध्यम से, इलेक्ट्रिकली हम वैक्यूम बनाते हैं। अंदर चला गया, देन बटन दबाया, वहां पे वैक्यूम क्रिएट हुआ और फिर उसको कंटेंट निकाला। और ये कब यूज में लेते हैं, ये अप टू 15 वीक में। अगर हमारे पास में गेस्टेशनल पीरियड की बात करें या गेस्टेशनल एज की बात करें, तो मतलब अगर 15 वीक का अंदर कोई जो है वो हमारे पास में एम्ब्रियो फिटस जो भी मान लो, तो उसमें हम जो है वो यूज में लेंगे इलेक्ट्रिकल वैक्यूम एस्पिरेशन। ये चीज जो है वो ध्यान में रखना। 12 वीक तक हम मैनुअली वैक्यूम से हमारा काम चल जाता है। देन अगर 15 वीक का है तो हमारे पास में इलेक्ट्रिकल वैक्यूम से काम चलेगा। यूज इलेक्ट्रिकल सक्शन डिवाइसेस, वही इलेक्ट्रिकल सक्शन डिवाइसेस जो है वो काम में ली जाती है, ये थोड़ी ज्यादा फोर्सफुल आती है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में D&E, डायलेशन एंड इवोकेशन। तो दोस्तों ऐसा ही एक मेथड होता है डायलेशन एंड क्यूरिटेज, वो मैंने आपको ऑलरेडी बुलेट सीरीज के अंदर जो है वो फिनिश करवा रखा है। उसमें हम क्या करते हैं, सर्विक्स को डायलेट करते हैं और जो भी हमारे पास में जो कंटेंट था उसको हम क्या करते हैं दोस्तों, इवोकेंट करते हैं। ये हमारे पास में आ गया, दैट इज कॉल्ड डायलेशन एंड इवोकेशन। मतलब पहले हम सर्विक्स को डायलेट करेंगे, देन उसके अंदर जो भी हमारे पास में कंटेंट है उसको हम जो है वो क्लीन करेंगे। तो D&E कब काम में लिया था, ये लिया था 13 टू 20 वीक, यानी कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारे पास में जो है वो चीजें भी बढ़ती जाती है, मॉडर्नाइजेशन भी बढ़ जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, सर्वाइकल डायलेशन फॉलोड बाय इवोकेशन यूजिंग सक्शन एंड फोर्सेप्स। इसमें हमारे पास में जैसे ये यूट्रस है, ठीक है, ये यूट्रस है, तो इसको पहले जो है वो डायलेट किया जाता है। डायलेट करने के बाद में इसके अंदर जो भी कंटेंट था उसको फिर वैक्यूम की सहायता से या मैनुअली फोर्सेप की सहायता से पकड़ के जो है वो बाहर निकाला जाता है। ये आ गया हमारे पास में डायलेशन एंड इवोकेशन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में इंडक्शन विथ हाइपरसोनिक सैलाइन और यूरिया। ये यूज में लेता आफ्टर 12 वीक, और ये लेडी आजकल ये यूज में वैसे जो है वो नहीं लेते, यूरिया का यूज नहीं लेते। डायलेशन इवोकेशन या फिर डायलेशन एंड क्यूरिटेज का हम जो है वो काम में ले सकते हैं। बाकी आजकल जो है वो हाइपरसोनिक सॉल्यूशन या यूरिया जो है वो यूज में नहीं लेते, क्योंकि इसके कॉम्प्लिकेशन जो है वो बहुत ज्यादा है। इसके अंदर क्या करते हैं दोस्तों, इसमें इंजेक्शन के सहायता से जो है वो एमनियोटिक शेक के अंदर जो है वो यूरिया या फिर जो हमारे पास में
जो भी हाइपरटोनिक सैलाइन है वो डाला जाता है यूट्रस के अंदर। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कौन सा हो गया दोस्तों? जैसे हमारे पास में 25D है, D25 है, ये भी हाइपरटोनिक है। देन उसके बाद में हमारे पास में 10D है, ये भी हाइपरटोनिक है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या यूरिया जो है वो हमारे पास में इंजेक्ट किया जाता है, एमनियोटिक शेक के अंदर जो है वो इंजेक्ट किया जाता है। देन उसके बाद जो है वो हमारे पास में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो जैसे डिलीवरी के अंदर जो है हमारे पास में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, वैसे जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होंगे और फिर उसको बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में प्रोस्टाग्लैंड इंजेक्शन। प्रोस्टाग्लैंड इंजेक्शन में ये मिड ट्राइमेस्टर में जो है वो दिया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, वेजाइनली या इंट्रा एमनोटिक फ्लूइड के अंदर जो है वो हम प्रोस्टाग्लैंड जो है वो डालते हैं, और सेम चीज जैसे डिलीवरी होती है वैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा और जो कंटेंट है वो बाहर निकलेगा। ये हो गया हमारे पास में प्रोस्टाग्लैंड इंडक्शन। तो ये सारे के सारे सर्जिकल मेथड से कौन कौन सा, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन नाम से पता चलेगा। आपको याद रखने के लिए जो मेन चीज है वो है कि कब तक यूज में लेते हैं। तो ये सबसे कम ये जो है वो मतलब 12 वीक तक लेते हैं। इससे ज्यादा आगे हमारे पास में इलेक्ट्रिकल वो लेते हैं हमारे पास में अप टू 15 वीक में। वही वैक्यूम एस्पिरेशन काम में लेता है, वैक्यूम जैसे वैक्यूम क्लीनर आता है सेम वैसी चीजें वो यूटर से बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट आ गया डायलेशन एंड इवैक्यूएशन। ये हमारे पास में जो है वो 13 टू 20 वीक तक काम में लिया जाता है। देन उसके बाद इंडक्शन विथ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड यूरिया, ये आजकल काम में नहीं लिया जाता है। देन उसके बाद लास्ट काम में लिया था प्रोस्टाग्लैंड इंडक्शन। वही हमारे पास में प्रोस्टाग्लैंड जो है वो अंदर डाला जाता है वेजाइनली के थ्रू। देन उसके बाद जैसे यूट्रस के अंदर जैसे डिलीवरी के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन होता है वैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है, और वैसे ही जो है वो हमारे पास में कंटेंट जो है वो बाहर निकल जाता है। ये चीज आ गई। नेक्स्ट आता है हमारे पास में प्री एमटीपी असेसमेंट, यानी कि हम किसी भी पर्सन की एमटीपी कर रहे हैं, तो एमटीपी कर रहे हैं तो हमें जो है वो क्या क्या चीजें असेस करनी है, और ये तो सबसे पहले जरूरी है। अभी हम प्री एमटीपी असेसमेंट कर रहे हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट हमारे पास में बाद में आएगा। तो प्री एमटीपी असेसमेंट में हम सबसे पहले हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री टेकिंग में हम क्या करेंगे भाई, उसकी लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड जो है वो कब आई थी, लास्ट डेट जो लास्ट एलएमपी कब था, गेस्टेशनल एज कब है, एक एस्टिमेट बनाते हैं कि इतना गेस्टेशनल टाइम हो चुका है। ऑब्स्टेट्रल हिस्ट्री जो है वो कलेक्ट करते हैं, क्या है क्या नहीं है, कितना डिलीवरी, वो सब चीज़ें, फैमिली कंप्लीट, ये सब चीज़ें जो है वो कलेक्ट की जाती है। कॉन्ट्रासेप्टिव हिस्ट्री कलेक्ट की जाती है कि कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स तो यूज नहीं कर रहे हो, ये सारी चीज़ें। मेडिकल कंडीशन मतलब किसी भी कंडीशन की वजह से, जैसे मान लो कोई प्री एक्लेम्पसिया या कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ये सारी चीज़ें तो नहीं है। कुल मिला के जो हमारे पास में एमटीपी हम क्यों कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों को जो है वो असेसमेंट किया जाता है। तो ये हो गया हमारे पास में हिस्ट्री टेकिंग। नेक्स्ट आता है हमारे पास में फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन इन द सेंस कि अब फिजिकली तो फिट होना चाहिए भाई, जिस चीज को हम करें तो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, जनरल एंड पेल्विक एग्जामिनेशन टू कंफर्म प्रेगनेंसी एंड गेस्टेशनल एज। भाई हम जो है वो ये तो हमने कलेक्ट कर लिया, हिस्ट्री टेकिंग कलेक्ट कर लिया, ये हमने कर लिया कि एलएमपी कब था, गेस्टेशनल एज कब था, ऑब्स्टेट्रल हिस्ट्री क्या थी, कॉन्ट्रासेप्टिव हिस्ट्री क्या थी, मेडिकल कंडीशन क्या है, ये सब चीज़ें हमने कलेक्ट कर ली, और ये फाइंड आउट हो चुका है कि हाँ ठीक है भाई ये ठीक है, और अब इसकी एमटीपी करनी है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन इन द सेंस कि हम जो है वो फिजिकली देखते हैं कि क्लाइंट जो है वो एमटीपी के लिए फिट है या नहीं है। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टिगेशन। अब देखो कोई भी सर्जरी कर रहे हैं या कुछ भी चीज़ कर रहे हैं तो उससे पहले इन्वेस्टिगेशन भी जरूरी है। तो इन्वेस्टिगेशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, यूपीटी करते हैं। यूपीटी से हमें कंफर्म होता है कि हाँ ये पर्सन जो है वो हमारे पास में बिल्कुल जो है वो प्रेग्नेंट है, ये सारी चीजें। देन हीमोग्लोबिन लेवल, ब्लड ग्रुपिंग एंड आरएस टाइपिंग करवाते हैं, मस्ट है। क्यों मस्ट है, क्योंकि दोस्तों हीमोग्लोबिन चेक करेंगे तभी तो, किसी का पर्सन का मान ली हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा है तो हो सकता है कि जब हमारे पास में एमटीपी करे या एमटी के बाद में अगर ब्लड लॉस हो गया तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन जरूरी है। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन जरूरी है तो सबसे पहले हीमोग्लोबिन का पता चलना चाहिए। ऑलरेडी अगर किसी फीमेल के अंदर हीमोग्लोबिन कम है और हम एमटीपी करने जा रहे हैं तो पहले से उसकी ब्लड की व्यवस्था कर लेनी चाहिए, और ब्लड की व्यवस्था कर रही है तो ब्लड ग्रुप एंड आरएच टाइपिंग जो है वो मस्ट है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड मींस इन द सेंस टू कंफर्म इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी एंड रूल आउट एक्टोपिक। अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कंफर्म होते हैं कि हाँ इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी है या फिर जो है वो एक्टोपिक तो नहीं है। कहीं हम मैनुअली कर रहे हैं और पता चले कि प्रेगनेंसी जो है वो एक्टोपिक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है, ये भी मैंने आपको जो बता रखी है कि जो हमारे पास में
जो फीटस जो होता है, या हम कहें कि जो ओवम होता है, वो यूट्रस में ना हो के कहाँ पे होता है दोस्तों, फेलोपियन ट्यूब में होता है। अगर यहाँ पे है तो फिर दिक्कत बढ़ जाती है। तो ये सारी चीजें। नेक्स्ट आता है हमारे पास में स्क्रीनिंग फॉर एसटीआई एंड एचआईवी। एसटीआई क्या होगा, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, कि पर्सन जो है वो कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से तो सफर नहीं कर रहा, या एचआईवी से तो सफर नहीं कर रहा। इसके लिए ये सारे इन्वेस्टिगेशन जो है वो करवाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इन्फॉर्म्ड कंसेंट। वो तो मस्ट है, ये कोई भी प्रोसीजर करवा रहे हैं तो कंसेंट जो है वो हम लेते हैं। तो रिटर्न कंसेंट लिया जाता है वुमन के द्वारा, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। अगर हस्बैंड वाइफ भी हैं, अगर मेडिकल टर्मिनेंसी और प्रेगनेंसी है, तो दोस्तों मेल फीमेल है, अब वो कहेगा कि मैं हस्बैंड हूं, मैं करवाना चाह रहा हूं, नहीं। फीमेल की रिक्वायरमेंट तो जरूरी है। हाँ, फीमेल दे रही है तो जरूरी नहीं है कि हस्बैंड हो ही हो, ये भी है। तो उसमें हमारे पास में रिटर्न कंसेंट जो है वो हमारे पास में लिया जाता है वुमन का। हाँ, 2 कंडीशन मैंने आपको बताई थी, कौन कौन सी, कि अगर हमारे पास में फीमेल 18 साल से कम है या मेंटली इल है, तो हम उसके गार्जियंस का जो है वो साइन ले सकते हैं। ये दोनों चीज याद रखना। इन दोनों के अलावा फीमेल के साइन मस्ट है, चाहे हस्बैंड वाइफ ही हो। सिर्फ हस्बैंड के साइन से जो है वो कभी भी एमटीपी नहीं करते। हाँ, सिर्फ और सिर्फ फीमेल किसी जरूर कर सकते हैं, उसमें हस्बैंड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये हो गया हमारे पास में इंडिकेशन। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में मैनेजमेंट, किस तरीके से जो है वो हम मैनेजमेंट करते हैं। तो सबसे पहले आ गया प्री प्रोसीजर मैनेजमेंट। प्री प्रोसीजर मैनेजमेंट मतलब एमटी से पहले हम जो है वो किस तरीके से करेंगे, तो एक्सप्लेन प्रोसीजर, रिस्क एंड साइड इफेक्ट जो है वो हम देखेंगे। हम उसको पहले ही बता देंगे कि हम जो है वो क्या करने जा रहे हैं, उसमें क्या क्या रिस्क है, क्या क्या साइड इफेक्ट है। देन उसके बाद ऑब्टेंट इन्फॉर्म कंसेंट। इन्फॉर्म कंसेंट तो हमें ऑब्टेंट करना ही होता है, वो तो प्राप्त करना ही करना है। देन उसके बाद आता है हमारे पास में बेस लाइन, वाइटल साइन एंड इन्वेस्टिगेशन। जो भी हमारे पास में बेस लाइन इन्वेस्टिगेशन है, जैसे कि हीमोग्लोबिन है, ब्लड ग्रुप है, देन उसके बाद आरएच है, वो सारी चीज़ें, और वाइटल साइन चेक करते हैं, वो तो मस्ट है ही है। टेम्परेचर, बीपी, पल्स, ये सारी चीज़ें, टीपीआर, बीपी, ये भी हम चेक करते हैं। और इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास में हीमोग्लोबिन, देन ब्लड ग्रुप एंड आरएच, ठीक है, ये सारे टेस्ट करते हैं। एंड एडमिनिस्टर प्रोफाइलिटिक एंटीबायोटिक, वो हम टेस्ट करते हैं, जैसे मोनोचेप का आप लोग टेस्ट करते हो। एंश्योर इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, उस क्लाइंट को जो है वो हम इमोशनली और साइकोलॉजिकल जो है वो सपोर्ट करते हैं, देखते हैं कि हाँ बिल्कुल ये जो है वो फिट है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास में ड्यूरिंग प्रोसीजर जो है वो हमारे पास में क्या मैनेजमेंट है। तो ड्यूरिंग प्रोसीजर हमारे पास में मेडिकल मेथड यूज ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, और सर्जिकल मेथड यूज ले रहे हैं तो हमारे पास में क्या जिम्मेदारी है। तो अगर मेडिकल मेथड यूज ले रहे हैं, जिसमें हमारे पास में मेफिप्रिस्टोन, मीजोप्रिस्टोल था, तो उसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व फॉर पेन, ब्लीडिंग एंड साइन ऑफ इनकम्प्लीट अबॉर्शन। यानी कि क्लाइंट के अंदर जो है वो पेन हो रहा है तो नॉर्मल पेन होता ही होता है, ब्लीडिंग होती है, ऑफकोर्स होती है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें ध्यान किस पे देना है, इनकम्प्लीट अबॉर्शन पे। ब्लीडिंग पे भी ध्यान देना है कि ब्लीडिंग कितनी हो रही है, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाए और क्लाइंट शॉक की कंडीशन में चला जाए। इनकम्प्लीट अबॉर्शन पे भी हम ध्यान देते हैं। उसमें हमारे पास में क्या आता है कि जो कोई कंटेंट यूट्रस के अंदर तो नहीं रहा है, इसलिए हम 14 डेज के बाद जो है वो यूएसजी करवाते हैं। यानी कि आफ्टर जो है वो हमारे पास में आफ्टर 14 डेज हम क्या करवाते हैं दोस्तों, यूएसजी करवाते हैं, राइट। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोवाइड एनाल्जेसिक इफ रिक्वायर्ड। अगर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो जो एनाल्जेसिक देनी है वो हम देते हैं। सर्जिकल मेथड्स में हमें क्या यूज में लेना है दोस्तों, मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक। ऑफ कोर्स सर्जिकल मेथड है तो हमें एसेप्टिक टेक्निक जो है वो यूज में लेनी है। एंड मॉनिटर वाइटल साइन एंड एनेस्थेसिया। जो सर्जिकल मेथड है तो एनेस्थेसिया तो दिया ही जाएगा, चाहे वो स्पाइनल हो चाहे लोकल हो, दिया तो जरूर जाएगा। एंड असिस्ट फिजिशियन एंड एंश्योर ऑल इंस्ट्रूमेंट आर स्टरलाइज। ऑफ कोर्स वो तो एक तरीके से ऑपरेशन ही है, तो उसमें जो भी हमारे पास में फिजिशियन को असिस्ट करना है, साथ के साथ जो है वो हमारे पास में जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं वो सारे के सारे स्टरलाइज होनी चाहिए। देन उसके बाद आता हमारे पास में पोस्ट प्रोसीजर मैनेजमेंट। पोस्ट प्रोसीजर मैनेजमेंट में हमारे पास में पहली चीज आती है ऑब्जर्वेशन। किन किन चीजों का ऑब्जर्व करना है, ऑफ कोर्स मॉनिटर वाइटल साइन, ब्लीडिंग एंड यूट्राइन टोन। यूट्राइन टोन किस तरीके से है, ब्लीडिंग किस तरीके से, कितनी हो रही है, कितने अमाउंट में हो रही है, वो सारी चीजें। जैसे जैसे समय के साथ बीत रहा है वैसे ही ब्लीडिंग कम तो नहीं हो रही है, कम हो रही है नहीं हो रही है, वो सारी चीजें जो है वो देखते हैं। एंड वॉच फॉर कॉम्प्लिकेशन लाइक शॉक एंड एक्सेसिव हेमरेज। यानी कि जो हमारे पास में जो भी कॉम्प्लिकेशन है, अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तो क्लाइंट शॉक की कंडीशन में जा सकता है, एक्सेसिव हेमरेज है तो ऑफकोर्स ये सारी चीजें, तो वो सारी चीजों को हमें जो है वो ऑब्जर्व करना है।
नेक्स्ट आता है हमारे पास में रेस्ट एंड न्यूट्रिशन। एटलीस्ट जो है वो हमारे पास में जो भी मेथड यूज किया है, चाहे मेडिकल मेथड यूज किया गया हो, चाहे हमारे पास में सर्जिकल है, एटलीस्ट 24 आवर्स तो जो है हम रेस्ट के लिए बोलते हैं। एंड मेंटेन हाइड्रेशन एंड लाइट डाइट। हाइड्रेशन और लाइट डाइट, लाइट डाइट के इन द सेंस जैसे हल्का खाना, खिचड़ी दलिया वगैरह, और हाइड्रेशन हमें मेंटेन करना। हाइड्रेशन के लिए जो है वो आईवी फ्लूइड आइदर ओरली हमें जो है वो लिक्विड देना है, ताकि जो ब्लड लॉस हो रहा है उसको हम मेंटेन कर सके। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड मेडिकेशन। मेडिकेशन में हम क्या देते हैं दोस्तों, एंटीबायोटिक देते हैं ताकि कोई भी जो है वो किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो। एनाल्जेसिक देते हैं पेन को रिड्यूस करने के लिए। एंड यूरोटोनिक ड्रग देता है इफ कॉन्ट्रास्ट यूट्रस है तो, ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्टेड यूट्रस है तो फिर हम यूरोटोनिक ड्रग्स देते हैं। पेशेंट एजुकेशन में हम क्या बताएंगे, पेशेंट एजुकेशन में हम बताएंगे कि उसको नॉर्मल बताएंगे कि ब्लीडिंग पैटर्न किस तरीके से है, लाइट टू मॉडरेट तो नहीं हो रहा है 1 से 2 वीक के अंदर, मतलब पैटर्न किस तरीके से हो रहा है। देन अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स, टैम्पॉन्स एंड टचिंग फॉर 2 वीक। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार जो है वो पूछा गया है कि जैसे हमारे पास में जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है लगभग 2 वीक तक, यानी कि 2 वीक तक, 15 दिन तक सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना। टेम्पोन्स यूज में नहीं लेने। टेम्पोन्स आपको पता ही आजकल जो है वो बहुत ज्यादा चलन में आ रहे हैं। वेजाइना के अंदर जो है वो एक इस तरीके से जो है वो कॉटन का बना हुआ आता है, वो वेजाइना के अंदर रखा जाता है, उसमें फिर पैड लगाने की जरूरत नहीं, जो भी ब्लड आता है वो टेम्पोन्स उसको जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो टेम्पोन्स जो है वो यूज में लेते हैं। डचिंग यानी कि फोर्सफुली या किसी तरीके से जो है वो वॉश नहीं करते हैं। नेक्स्ट, एडवाइज फॉलो अप आफ्टर 2 वीक्स, अल्ट्रासाउंड इफ नीडेड। फॉलोअप लेते हैं, अगर फिर भी जो है वो 2 वीक के बाद में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर अल्ट्रासाउंड जो है वो करवाते हैं। एंड काउंसल अबाउट द कॉन्ट्रासेप्शन एंड फैमिली प्लानिंग मेथड्स। उनको काउंसलिंग करेंगे कॉन्ट्रासेप्शन किस तरीके से या फैमिली प्लानिंग के लिए क्या किस तरीके से जो है वो कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन जो है वो एमटीपी के हो सकते हैं। तो दोस्तों इमीडिएट क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ऑफ कोर्स रटने की जरूरत नहीं है, हेमरेज हो सकता है, यूट्राइन प्रोलिफरेशन हो सकता है, सर्वाइकल इंजरी हो सकता है, इनकम्प्लीट अबॉर्शन हो सकता है। अब इसमें कोई भी चीज रटनी नहीं है। ऑफ कोर्स आपको पता है हेमरेज होगा, चाहे हम मेडिकल यूज में ले रहे हैं या सर्जिकल ले रहे हैं तो ब्लड तो लॉस हो गई होगा, तो हेमरेज। देन यूट्राइन परफोरेशन, अगर हम सर्जिकल मेथड्स यूज में ले रहे हैं तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट अंदर जा रहा है तो उसकी वजह से यूट्राइन परफोरेशन हो सकता है। सर्वाइकल इंजरी हो सकती है, फोर्स से हम अंडर डाल रहे हैं, डायलेशन एंड क्यूरेटेज डाल रहे हैं, और कई बार जो है वो इनकम्प्लीट अबॉर्शन यानी कि पूरा का पूरा कंटेंट जो है बाहर नहीं निकल पाता है, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट, अर्ली कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से हो सकते हैं, ये कुछ दिन में हो सकते हैं, जैसे इन्फेक्शन हो सकता है अगर आपने एसेप्टिक टेक्निक यूज में नहीं ली है। देन उसके बाद रिटेंट प्रोडक्ट एंड एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है। लेट कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, मतलब लंबे समय तक, साल 2 साल 5 साल में क्या हो सकता है, तो दोस्तों इनफर्टिलिटी के चांसेज है, जो कि मैंने आपको उसी टाइम बताया था। मेंस्ट्रुएशन एबनॉर्मलिटी हो सकती है कि अगर एमटीपी करवा लिया तो उसके बाद में 2 महीने 6 महीने तक जो है वो पीरियड टाइम टू टाइम नहीं आता है, कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी, कभी जल्दी आ गया, कभी थोड़ा लेट आ गया, कभी ब्लड ज़्यादा लॉस हो गया, ये सारी चीज़ें। एंड पेल्विक इन्फ्लामेटरी, पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो सकती है। एंड इमोशनल स्ट्रेस, वो पीरियड जो है वो ऊपर नीचे आएगा इन सब चीज़ों से। रेयर मतलब बहुत कम, ये आता है एनेस्थेटिक कॉम्प्लिकेशन। ये वो ऐसे एनेस्थेटिक कॉम्प्लिकेशन होता नहीं है, क्योंकि हम जीए के अंदर, जनरल एनेस्थेसिया के अंदर हम नहीं करते हैं, हम लोकल में इसमें हम स्पाइनल या फिर जो है वो एपिड्यूरल इस तरीके से करते हैं। सेप्सिस या डेथ हो सकती है, वो बहुत रेयर टू रेयर चांस में है, बाकी नहीं हो सकती। अब आ जाता है हमारे पास में नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। एमटीपी के अंदर जो है वो नर्सिंग की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, फटाफट करेंगे क्योंकि ये बहुत ईजी है। प्री एमटीपी मतलब एमटीपी से पहले जो है वो नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो है वो करेगा या करेगी जो भी है। तो दोस्तों जो भी प्रोसीजर होते हैं तो नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी वही चीज़ है, ऑब्टेंट इन्फॉर्म कंसेंट, इन्फॉर्म कंसेंट जो है प्राप्त करते हैं। मेंटेन प्राइवेसी एंड इमोशनल सपोर्ट, प्राइवेसी मेंटेन करना, अगर प्राइवेसी मेंटेन नहीं करोगे तो वैसे भी जो है वो जुर्माना है, और इमोशनल सपोर्ट जो है वो उसको देंगे। नेक्स्ट, प्रिपेयर द पेशेंट फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली फिट। ऑफ कोर्स पेशेंट को एमटीपी के लिए जो फिजिकली और साइकोलॉजिकली जो है वो प्रिपेयर करेंगे। एंड एंश्योर इन्वेस्टिगेशन स्टरलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, अगर हमारे पास में जो भी है मेडिकल हो कुछ भी हो तो इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, उसमें आपको पता है वही हमारे पास में हीमोग्लोबिन, देन वो सारी चीज़ें जो है वो हम चेक करते हैं। और
अगर हमारे पास में सर्जिकल मेथड है तो जो भी इक्विपमेंट है वो स्टरलाइज होनी चाहिए। ड्यूरिंग एमटीपी नर्सिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ड्यूरिंग एमटीपी नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है असिस्ट डॉक्टर ड्यूरिंग द प्रोसीजर, ऑफ कोर्स वो तो करवाना ही करवाना पड़ता है, एंड मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक, एसेप्टिक टेक्निक मेंटेन करनी है, अदरवाइज इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एंड ऑब्जर्व वाइटल साइन एंड साइन ऑफ डिस्ट्रेस, वाइटल साइन जो है वो देखने हैं, और कहीं क्लाइंट डिस्ट्रेस कंडीशन में तो नहीं जा रहा। कई बार क्लाइंट जो है वो बहुत ज्यादा सोच लेता है तो उसकी वजह से डिस्ट्रेस कंडीशन में, या फिर जो है वो एनेस्थेसिया ड्रग्स की वजह से भी क्लाइंट जो है वो डिस्ट्रेस कंडीशन में जा सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में पोस्ट एमटीपी। पोस्ट एमटीपी की बात करें, मतलब एमटीपी के बाद में क्या क्या चीजें, तो मॉनिटर फॉर हैमरेज एंड इन्फेक्शन, इन्फेक्शन एंड हैमरेज को जो है वो मॉनिटर करेंगे, एंड प्रोवाइड पोस्ट अबॉर्शन काउंसलिंग। ठीक है, पोस्ट अबॉर्शन जो है वो काउंसलिंग करवाएंगे उसको सारी चीजें, क्योंकि क्लाइंट जो है बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस में उन सब चीजों में चला जाता है, एंड एजुकेशन अबाउट रिगार्डिंग रेस्ट, न्यूट्रिशन, हाइजीन एंड कॉन्ट्रासेप्शन। क्लाइंट को जो है वो रेस्ट की इंपॉर्टेंस बताएंगे, न्यूट्रिशन की, हाइजीन की, कॉन्ट्रासेप्शन, इन सब की जो है वो इंपॉर्टेंस उसके बारे में जो है उसको एजुकेट करेंगे, एंड रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट फाइंडिंग एक्यूरेटली। जो भी आपके पास में रिकॉर्ड्स है, कितना टाइम लगा, कौन सा प्रोसीजर हुआ, D&E करवाया या फिर मैनुअल इवोकेशन करवाया या फिर जो है वो आपने मेडिकल टर्मिनेशन करवाया, जो भी प्रोसीजर करवाया उन सबका प्रॉपर जो है वो डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में पोस्ट एमटीपी काउंसलिंग। अब एमटीपी हो चुका है, क्लियर है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो चुका है, देन उसके बाद में आप जो है वो क्या क्या काउंसलिंग करोगे। अब तो देखो दोस्तों, उसमें काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जैसे मान के चलिए एमटीपी हो गया, कोई रेप वाली कंडीशन आ गई जिसमें एमटीपी करवाया, अब वो फीमेल टेंशन में तो आती है कि अब दोबारा से बच्चा कंसीव करेगा या नहीं करेगा। भाई वो भी सारी चीजें हैं, कोई माइनर पर्सन है उसकी वजह से, अनमेरिड है तो वो दोबारा जो है वो कंसीव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो गया तो अब कौन सा जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करना है, तो बहुत सारी चीजें जो है वो दिमाग में घूमती है। इसलिए पोस्ट एमटीपी काउंसलिंग जो है वो बहुत ज्यादा मस्ट है। तो उसमें क्या क्या पॉइंट हम जो है वो कवर करते हैं। पहले इमोशनल, फर्स्ट आता है इमोशनल सपोर्ट। इमोशनल सपोर्ट आता है हमारे पास में एड्रेस गिल्टी, फियर, एंजाइटी। इसके ऊपर जो हम एड्रेस करते हैं कि क्लाइंट जो है वो गिल्टी तो फील नहीं, किसी प्रकार का उसको डर तो नहीं है, किसी प्रकार की वो एंजाइटी तो फील नहीं कर रहा। ये सारी चीजें जो है वो हम चेक करते हैं और उस हिसाब से उसको जो है वो सपोर्ट देते हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस। अब मान के चलिए किसी की कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर की वजह से जो है वो एमटीपी करवाना, अब उसका तो विश्वास उठ गया ना कॉन्ट्रासेप्टिव से, तो उसको दूसरा मेथड्स, मान लीजिए किसी मेथड से जो है वो उनका कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो चुका है, तो दूसरा बेटर मेथड जो है वो उसको बताएंगे, एनकरेज सेफ एंड रिलायबल कॉन्ट्रासेप्शन, वो सारी चीजें बताएंगे। फॉलोअप केयर, फॉलोअप केयर इन द सेंस कि जैसे एमटीपी हो गया है तो उसमें किस तरीके से फॉलोअप लेंगे, तो आफ्टर 2 वीक फॉर फिजिकल रिकवरी एंड कंफर्मेशन फॉर कंप्लीट अबॉर्शन। 2 वीक तक जो है वो उसका फॉलोअप करते हैं। 2 वीक तक क्यों? 2 वीक के बाद में जो है वो देखते हैं कि उसकी फिजिकली रिकवरी है या नहीं है। फिजिकल रिकवरी मतलब पेशेंट जस्ट लाइक लगता है कि कोई लिथार्जी नहीं है, किसी भी प्रकार की जो है वो इसमें वीकनेस वगैरह नहीं है, वो सारी चीज़ देखते हैं। और साथ के साथ यूएसजी करवा के हम देख लेते हैं कि अबॉर्शन कंप्लीट है या नहीं है, या कुछ अंदर रह तो नहीं गया। ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास में आती है पोस्ट एमटीपी काउंसलिंग। फटाफट जो है वो हम इसकी समरी कर लेते हैं और इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करते हैं। तो हमारे पास में सबसे पहले डेफिनेशन क्या थी? डेफिनेशन थी इंटेंशनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द वायबिलिटी। वायबिलिटी से पहले हम जो है वो प्रेगनेंसी को जानबूझ के जो है वो इंटेंशनली जानबूझ के जो है वो टर्मिनेट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? एमटीपी कहते हैं। लीगल ड्यूरेशन क्या कहता है? लीगल ड्यूरेशन अभी जो है वो अप टू 24 वीक है एज पर अमेंडमेंट टू 2021। 71 के अकॉर्डिंग क्या था? 71 के एमटीपी एक्ट जो 71 था, ठीक है, तो अगर 71 एक्ट दिया जाएगा तो हमारे पास में 20 वीक आएगा, राइट। देन उसके बाद मेथड्स, मेथड में कौन सा था? पहला मेडिकल मेथड था जिसमें हम मेफिप्रिस्टोन देते हैं 200 mg एंड मेजोप्रिस्टोल देते हैं 400 से 800 माइक्रोग्राम। और सर्जिकल मेथड्स में मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन या डायलेशन एंड इवोकेशन। इंडिकेशन क्या क्या थी? इंडिकेशन थी थेराप्यूटिक, थेराप्यूटिक इन द सेंस कि अगर डिलीवरी होती है या प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती है तो उसमें मदर को नुकसान है, मदर की जान को नुकसान है, वो आ गया थेराप्यूटिक। यूजेनिक, अगर मान के चलिए बच्चे में जो है वो कोई ना कोई जो है वो डिफॉर्मिटी है, न्यूरोजेनिकली कहीं ना कहीं डिफॉर्मिटी है, फिजिकली कोई डिफॉर्मिटी है।
ह्यूमिनरेशन ऑफ कोर्स अगर रेप की कंडीशन में अगर प्रेगनेंसी है तो उसमें हमें निकालना पड़ता है। नेक्स्ट आ गया सोशियो इकोनॉमिक्स, ऑफ कोर्स सोशियो इकोनॉमिकली जो हो हमारे पास में वीक हो, उसकी वजह से डिस्ट्रेस हो, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर आ जाए, वो सारी चीज़ें। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है दोस्तों, तो ब्लीडिंग हो सकती है, ये तो मस्ट है ही है। इन्फेक्शन हो सकता है अगर आपने एसेप्टिक टेक्निक यूज में नहीं ली है तो। इनकम्प्लीट अबॉर्शन हो सकता है, वो तो देखो एमटीपी में भी हो सकता है और आपका सर्जिकल में कम चांसेज है। और लॉन्ग टर्म में हमारे पास में इनफर्टिलिटी हो सकती है। नर्सिंग केयर की अगर हम बात करें तो दोस्तों कंसेंट, एसेप्सिस, ऑब्जर्वेशन, इमोशनल सपोर्ट, काउंसलिंग, वो सारी चीज़ें जो है वो करेंगे। भाई कंसेंट फॉर्म लेते हैं, ये तो मस्ट है ही है मैटर। एसेप्सिस कंडीशन ताकि जो है वो स्टेरिलिटी मेंटेन हो सके, ऑब्जर्वेशन किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत तो ना आए, इमोशनल सपोर्ट एंड काउंसलिंग जो है वो करवाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ जो है वो आज की हमारे पास में क्लास एमटीपी जो है वो फिनिश होती है। दोनों एमटीपी को जो है मैंने एक्ट को बहुत डिटेल में जो है बताया है। मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद आपको किसी भी तरीके की कोई डाउट होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या क्लास में कोई दिक्कत है कि ये क्लास समझ में नहीं आई तो उसके बारे में ज़रूर बताएगा। क्लास कैसी लगी उसके बारे में ज़रूर बताएगा। दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास से अलविदा लेते हैं। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।